वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 6 सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की पॉलिटिकल साइंस। भाई आप लोगों की बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में बोले तो भाई वैश्वीकरण की समझ। देखो भाई इस सब्जेक्ट की मैं ऑलरेडी जो आप लोगों की ये फर्स्ट यूनिट है इसमें 2 चैप्टर्स थे आप लोगों के, तो ये दोनों की वीडियोस जो है ऑलरेडी बना दी है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोगों को इन वीडियोस का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो अब स्टार्ट करेंगे हम यूनिट सेकंड में भाई आप लोगों के टोटल 3 चैप्टर दे रखे हैं। पहला चैप्टर जो है वो है आप लोगों का संयुक्त राष्ट्र संघ का, फिर भाई आप आओगे WTO वगैरह पे आओगे और फिर आओगे आप लोग ब्रिक्स वगैरह पे। तो आज की इस वीडियो में भाई आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र क्या है अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से डीप में पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ आप लोगों को समझा दूंगा। बाकी आप थर्ड यूनिट भी देख सकते हैं। थर्ड यूनिट में भाई आप लोगों के 3 चैप्टर जो है यहाँ पे दे रखे हैं। अब भाई इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों की जो भी क्वायरीज हो तो वो आप मेरे से इंस्टाग्राम वगैरह पे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम यूज़र आईडी जो है आप लोगों की स्क्रीन पे आ रही होगी, इसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलोअप ज़रूर करिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा भाई, इस सब्जेक्ट के नोट्स जो हैं वो कम्प्लीटली पूरे सिलेबस के रेडी हो चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो चलिए भाई बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो भाई हमारा चैप्टर का नाम जानने से पहले हम यूनिट का नाम देख लेते हैं। आप लोगों की यूनिट का नाम है समकालीन विश्व अभिकर्ता और आपके जो चैप्टर का नाम है वो है संयुक्त राष्ट्र। अब ये जो संयुक्त राष्ट्र वाला टॉपिक है भाई आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। आई थिंक 12th में जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें 6th या 7th चैप्टर है आप लोगों का, तो उसमें आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। बाकी भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और 12th लेवल से थोड़ा एडवांस में आप लोगों को पढ़ा के चलूँगा, बिकॉज आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो इस टाइम। और जिन बच्चों ने भाई 12th लेवल पे नहीं पढ़ा बिल्कुल भी इस टॉपिक के बारे में या इस चैप्टर के बारे में, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल डीप से समझाते चलूँगा, एक एक वर्ड आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले भाई संयुक्त राष्ट्र का मतलब ही जान लेते हैं क्या चीज़ है ये, क्योंकि भाई पूरे चैप्टर में ही हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, UNO के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कि ये संयुक्त राष्ट्र है क्या। तो देखो भाई इसको हम UNO भी कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में बोलते हैं भाई इसे संयुक्त राष्ट्र संघ। अब है क्या ये चीज़, आप समझो सिंपल लैंग्वेज में। मान लो भाई ये रहा एक देश, आप लोगों का भारत ही मान लो, ये है आप लोगों का भारत, और ये जो है ये आप लोगों का है वर्ल्ड, यानी कि पूरा विश्व है ये। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश आए, आप लोगों को पता है विश्व में कितने सारे देश हैं। तो इसी टाइप से भाई भारत भी एक देश है। तो भाई भारत में कंट्रोलेशन बनाने के लिए, भारत को चलाने के लिए, भारत के सिस्टम को चलाने के लिए आप लोगों को पता ही है क्या होता है। सिंपल सी भाई आप लोगों की एक गवर्नमेंट होती है, फिर गवर्नमेंट ने भाई क्या कर रखा होता है, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग जो है विभाग बना रखे होते हैं, या आप डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे। फॉर एग्जाम्पल भाई आप बोलोगे भाई पुलिस क्या करती है, पुलिस भाई आप लोगों के रक्षा वगैरह करती है, रक्षा वगैरह का काम पुलिस को सौंप दिया। इसी तरीके से भाई इलेक्ट्रिसिटी का काम के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, जल के काम के लिए अलग डिपार्टमेंट है देश में। तो ऐसी और भी बहुत सारे कामों के लिए जो है अलग अलग डिपार्टमेंट जो है बनाए जाते हैं, और इसी टाइप से पूरे देश में जो है सिस्टम चलता है। और ये सारा सिस्टम भाई किसके कंट्रोल में होता है, ये सारा सिस्टम जो होता है सरकार के कंट्रोल में होता है, यानी कि सुपर हेड जो है वो कौन है यहाँ पे, गवर्नमेंट है, सरकार है। क्योंकि भाई सारा काम जो है वो किसके कंट्रोल में है, वो सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। अब इसी टाइप से भाई सेम टू सेम जो पूरा विश्व है, अब विश्व में भाई बहुत सारे देश हैं। अब इन सारे देशों में यानी कि पूरे विश्व के में जो सिस्टम चलता है, उस सिस्टम को चलाने के लिए भी भाई कोई चाहिए। जैसे एक देश में सिस्टम चलाने के लिए कौन होती है, सरकार होती है। इसी तरीके से भाई पूरे विश्व में सिस्टम चलाने के लिए कोई तो होना जरूरी है, कोई तो एक डिपार्टमेंट होना जरूरी है। तो वो है भाई आप लोगों का संयुक्त राष्ट्र संघ। अब ये क्या करता है संयुक्त राष्ट्र संघ, ये करता है भाई आप लोगों का पूरे विश्व में भाई जितने भी देश हैं उन सब पे कंट्रोल रखता है, उन सब का सिस्टम जो है हैंडल करता है, पूरे विश्व का सारा सिस्टम हैंडल करता है। इसने भी सेम उसी तरीके से सीन कर रखा है कि भाई हर काम के लिए अलग अलग जो है इसने डिपार्टमेंट बना रखे हैं, अपने विभाग बना रखे हैं। उन सारे विभागों के बारे में भी, डिपार्टमेंट के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा आप लोगों को आगे। फिलहाल आप मोटे तौर पे ये समझो कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। तो भाई आप लोगों को समझ में आ चुका होगा संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। एक संस्था है, एक संगठन है जो पूरे विश्व को जो है संभालती है, उस पर कंट्रोल रखती है, उसका सिस्टम जो है चलाती है। आई होप आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र का मतलब जो है
वो समझ में आ गया होगा। अब आप पूछोगे कि पेपर में भी हमें यही सारी चीज़ें लिख के आनी है जो मैंने अभी समझाई है, तो नहीं भाई, पेपर में आप लोगों को ये नहीं लिख के आना। पेपर में अभी बताऊंगा आप लोगों को क्या लिख के आना है अगर आप लोगों से संयुक्त राष्ट्र के बारे में पूछेंगे तो। आप पढ़ेंगे भाई स्टेप बाय स्टेप डीप में हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में। जस्ट ये मैंने आप लोगों को समझाया था संयुक्त राष्ट्र क्या है। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट हेडिंग से। फर्स्ट हेडिंग है हमारी परिचय, यानी कि अब थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो पढ़ते हैं भाई। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में की गई थी। तो भाई ये जो हमारा यूएनओ हम पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ते हैं, ये बना कब था? तो भाई ये बना था आप लोगों का 1945 में, और इसे भाई हम यूएनओ ही बोलते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश में इसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। साथ ही साथ भाई मैं आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ कि ये जो यूएनओ है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये आप लोगों की अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यानी कि विश्व लेवल का डिपार्टमेंट है जो पूरे विश्व पे जो है कंट्रोल करता है। चलो भाई पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा, वर्तमान में इसमें 193 देश शामिल हैं और 193वां देश दक्षिणी सूडान है जो 11 जुलाई 2011 को शामिल हुआ था। तो देखो भाई, जब एक देश में सरकार चल रही होती है, ये रहा देश आप लोगों का, जब देश में सरकार चल रही होती है तो क्या होता है, अलग अलग राज्यों से जो है अलग अलग बंदे जो है चुन चुन के जाते हैं उस सरकार को चलाने के लिए। आप लोगों को इतना पता ही होगा, यानी कि हर क्षेत्र से अलग अलग बंदे जो है जाते ही हैं उस सरकार को चलाने के लिए। इसी टाइप से भाई यूएनओ में भी क्या हो रखा है, हर देश से जो है ये यूएनओ जो है विश्व लेवल का संगठन है। इसी टाइप से भाई इसमें भी जो है क्या हो रखा है, हर देश से भाई एक एक सदस्य जो है जाते हैं, एक से ज़्यादा भी जा सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग कामों के लिए जो है हर देश से सदस्य इसमें जाते हैं। तो टोटल भाई इसमें कितने देश शामिल हैं इस टाइम पे? टोटल आप लोगों के जो देश शामिल हैं वो है आपके 193 देश। अब जो 193वां देश है, यानी कि जो सबसे लास्ट में अभी लेटेस्ट जो जुड़ा है, वो कौन सा देश है भाई आप लोगों का? वो है दक्षिणी सूडान। और ये भाई यूएनओ में कब जुड़ा था? ये आप लोगों का जुड़ा था भाई 11 जुलाई 2011 को। नेक्स्ट पॉइंट है भाई आप लोगों का, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों व विशेष एजेंसियों द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाता है। भाई मैंने आप लोगों को बताया था क्या करती है सरकार भी भाई, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग जो है डिपार्टमेंट बना देती है, अलग अलग लोग बना देती है, अलग अलग लोगों को चुनती है। इसी टाइम से सेम टू सेम भाई जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है यानी कि यूएनओ है, तो ये भी क्या करता है भाई आप लोगों का, हर काम के लिए अलग अलग जो है इसने डिपार्टमेंट बना रखी है, एजेंसीज वगैरह बना रखी है हर काम के लिए। तो वो सारे डिपार्टमेंट वगैरह सब पढ़ेंगे हम, एजेंसीज वगैरह जो है सब पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये जो इसके डिपार्टमेंट है और ये जो एजेंसीज है, इसी से ही चलता है पूरा यूएनओ। और एक तरफ हम सरकार भी देखें किसी देश की, तो वो भी किस चीज़ से चलती है? सरकार खुद जाके काम थोड़ी करती है, वो करवाती है, जो उसने अलग अलग काम के लिए बंदे चुने हुए हैं, डिपार्टमेंट चले हुए हैं, तो वही सारे काम जो है वो बंदे करते हैं, वो डिपार्टमेंट करते हैं अलग अलग काम। चलो भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा, संघ को स्थापित करने और आगे बढ़ाने के लिए विल्सन ने बहुत प्रयास किए, जिनके लिए उन्हें 1919 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब ये जो भाई आप यूएनओ पढ़ रहे हो, जो संस्था यूएनओ आप पढ़ रहे हो विश्व लेवल की, तो इसको भाई स्थापना करने के लिए, यानी कि इसको जिसने बनाया है और साथ ही साथ इसको और ज़्यादा विकास करने के लिए और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए भाई एक इंसान थे, एक पढ़े लिखे विद्वान थे, उनका नाम क्या था? विल्सन। तो विल्सन ने भाई क्या करा, इसकी स्थापना पर यानी कि इसे बनाने पर और इसके आगे बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, बहुत ज़्यादा कोशिश करी। तो इसी काम के लिए भाई इन्हें क्या करा गया, 1919 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब आप बोलोगे भाई कि ये यूएनओ अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि ये तो 1945 में बना है और पुरस्कार पहले ही दे दिया, बनने से पहले ही दे दिया सब कुछ। तो टेंशन मत लो भाई, ये सब चीज़ें हम आगे अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। अभी यूएनओ का इतिहास पढ़ोगे आप अच्छे से, उसमें समझ जाओगे ये प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा पुराना है, बाद में आके आप लोगों का यूएनओ जो है बन गया है। चलो भाई पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा, राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में था। ये था की जगह भाई है कर लेना। तो भाई ये जो आप यूएनओ पढ़ रहे हो, संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ रहे हो, इसका भाई एक मेन डिपार्टमेंट भी होगा, या आप ऑफिस कह सकते हो भाई। जो ऑफिस होगा वो कहाँ पे है, इन लोगों का मुख्यालय कहाँ पे है? वो है आप लोगों का स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो याद रखना, ये बहुत बेसिक नॉलेज है इसके बारे में, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, आगे बहुत अच्छे से समझोगे आप। आगे पढ़ते हैं भाई, संयुक्त राष्ट्र नाम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन
डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। अब भाई ये जो आप नाम पढ़ रहे हो, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ पढ़ रहे हो आप, तो इसका नाम भी तो किसी बंदे ने दिया होगा। तो वो इंसान कौन थे? वो थे भाई अमेरिका के राष्ट्रपति, जो बहुत पुरा पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे वो कौन थे भाई? तुम्हारे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो भाई इन्होंने ही नाम दिया है ये संयुक्त राष्ट्र संघ। पढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। तो भाई जैसे किसी देश में सरकार को चलाने के लिए हमारे पास संविधान होता है, आप लोगों को पता है संविधान के अकॉर्डिंग ही सारे काम जो है चलते हैं पूरे देश में। इसी टाइप से भाई वर्ल्ड में भी सारे काम को चलाने के लिए एक संविधान होना ज़रूरी है। तो भाई संयुक्त राष्ट्र का एक संविधान है, इसे चार्टर कहते हैं हम संयुक्त राष्ट्र की लैंग्वेज में, बाकी आप इसे संविधान नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हो। तो ये जो है भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है या संविधान आप बोल सकते हो, तो इसमें भाई टोटल कितने हैं? 111 जो है अनुच्छेद है, यानी कि कानून कितने हैं? 111 कानून है। और टोटल चैप्टर कितने हैं? आप लोगों के चैप्टर हैं टोटल 19। तो ये चीज़ भी भाई आप लोग याद रखना। ये सारी जो मैंने अभी तक इन्फॉर्मेशन दी है इस जस्ट इंट्रोडक्शन था। इन सारे पॉइंट्स को आप अपने आंसर वगैरह लिखने में थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, इस वजह से मैंने आप लोगों की थोड़ी बहुत जो है बेसिक नॉलेज दी है। बाकी जो अब पढ़ेंगे डीप में, जहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, तो वो अब यहाँ से पूछे जाएंगे आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूँ मैं। अभी तक जो मैंने आप लोगों को नॉलेज दी है वो जस्ट आप लोगों के लिए एडिशनल नॉलेज थी, जिनको आप पेपर में लिख सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो भाई अब हमारी हेडिंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास। तो भाई अब आप जानोगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो आया कहाँ से बना, इसका क्या इतिहास रहा है। तो ये सारा प्रोसेस जो है आप लोगों को अब समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है भाई हमारा 1919 में विवादों और संकट को शांति से निपटाने, युद्धों को रोकने एवं युद्धों को नियमबंद करने के लिए हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन किया गया था। तो अब भाई हुआ क्या, 1919 का जो टाइम था ना, इस टाइम पे भाई पूरे विश्व में बहुत सारी भाई लड़ाइयाँ हो रही थी, बहुत सारे संकट आ रहे थे और बहुत से देश क्या कर रहे थे? आपस में लड़ रहे थे, युद्ध वगैरह कर रहे थे। इस टाइम पे या इससे पहले के टाइम पे बहुत लोगों ने युद्ध वगैरह करे, बहुत देशों ने, और विवाद वगैरह उनके बीच में ऑलरेडी चल रहे थे। और ये सारे विवाद अगर भाई ऐसे ही कंटिन्यूसली चलते रहते तो एक दिन तो भाई धीरे धीरे जो है सारे देश खत्म हो जाते, धीरे धीरे भाई सारी मार धाड़ खत्म हो जाती। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा भाई, जो अमेरिका ने भाई परमाणु बम गिराए थे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो भाई वो जो है आप लोगों का आज भी वो एरिया बहुत ज़्यादा तबाह हो रखा है, उसका इफेक्ट आज भी देखने के लिए मिलता है वहाँ पे। तो इस वजह से भाई ये युद्ध वगैरह को रोकने के लिए और जो युद्ध ये लोग लड़ रहे हैं इन सबको शांति से निपटाने के लिए, जो भी इनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं देशों के बीच में, इन सबको शांति से निपटाने के लिए क्या हुआ भाई? एक सम्मेलन किया गया, यानी कि एक प्रोग्राम किया गया। कहाँ पे करा भाई वो प्रोग्राम आप लोगों का हेग में किया गया। ये हेग का है भाई? नीदरलैंड में है। तो यहाँ पे भाई आप लोगों का एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन हुआ, ताकि जो है जितने भी देशों के बीच में विवाद हो रहे हैं या युद्ध वगैरह हो रहे हैं तो इन सबको शांति से सुलझाया जा सके। इसके लिए भाई 1819 में नीदरलैंड के हेग में एक प्रोग्राम रखा गया, शांति प्रोग्राम या सम्मेलन आप कह सकते हो। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा, अब भाई ये जो आप लोगों का सम्मेलन हुआ था 1899 में नीदरलैंड के हेग में, तो इस सम्मेलन में क्या हुआ भाई? बैठक कराई गई, एक सभा करवाई गई, या आप कन्वेंशन भी इसे कह सकते हो, ताकि भाई ये जितने भी युद्ध हो रहे हैं और ये जो विवाद हो रहे हैं इन सबको शांति से निपटाया जा सके। अब भाई ये सम्मेलन वगैरह जो है फिर खत्म हो गया, जब सारी बातचीत हो गई, थोड़े विवाद सब निपट गए। फिर जाके भाई हुआ क्या, देखा गया है कि 1914 से 18 के बीच में भाई आप लोगों का जो है प्रथम विश्व युद्ध हो गया, जिसमें भाई बहुत ज़्यादा तबाही वगैरह हुई। तो ऐसे में देखा गया दोबारा से भाई, अब देखा गया कि कोई सम्मेलन वगैरह जो हुआ था तो उसी के बेसिस पे भाई क्या करा इन लोगों ने, 1920 में आकर भाई एक मध्यस्थ न्यायालय की स्थापना कर दी। यानी कि एक ऐसा न्यायालय बना दिया जो भाई अगर किसी दो देश के बीच में लड़ाई होगी भी तो ये न्यायालय भाई शांति से जो है मामले को निपटा देगा। एक ऐसे न्यायालय जो है बना दिया, मध्यस्थ न्यायालय। फिर आगे चलकर भाई ये जो मध्यस्थ न्यायालय बनाया गया था ये ही भाई आगे चलकर क्या बन गया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे भी, आपने सुना भी होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि पूरे विश्व का जो न्यायालय होता है
उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो यही जो है आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बन गया था। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये यूएनओ का एक अंग है, यानी कि यूएनओ का ये एक पार्ट है। और भी पार्ट्स हैं भाई यूएनओ के, तो वो सारे पार्ट और या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये भी सब आगे डीप में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने भाई आप लोगों को बताया था कि 1914 से 1918 तक क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और इससे भाई बहुत तबाही मची थी पूरे विश्व में, बहुत ज्यादा जो है हिला के रख दिया था पूरी दुनिया को इस प्रथम विश्व युद्ध ने। अब ऐसे में भाई दुनिया वालों ने सोचा कि अगर ऐसे युद्ध होते ही रहे तो एक दिन दुनिया भाई तबाह हो जाएगी। तो इन युद्धों को भाई रोकने के लिए, भविष्य में ऐसा युद्ध ना हो, इन युद्धों को रोकने के लिए 1919 में भाई क्या करा गया, वार्साई संधि के तहत एक लीग ऑफ नेशन बनाया गया। अब ये लीग ऑफ नेशन क्या है भाई, ये भी एक तरीके का डिपार्टमेंट है जो क्या काम करेगा भाई, पूरे विश्व पे मतलब शांति वगैरह जो है बना के रखेगा, कंट्रोलेशन वगैरह जो है रखेगा। और आप पढ़ोगे भाई कि ये जो लीग ऑफ नेशन है ना, यही आगे चल के यूएनओ बन गया। और ये जो लीग ऑफ नेशन है फिर ये खत्म हो गया। तो भाई अब वार्साई संधि के तहत 1919 में लीग ऑफ नेशन तो इन लोगों ने बना दिया, और साथ साथ भाई इन लोगों ने क्या बनाया, साथ ही साथ भाई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी बना दिया। भाई इन लोगों ने लीग ऑफ नेशन जब बना रहे थे भाई ये वार्सा संधि के तहत, तभी भाई इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी बना दिया। यानी कि एक ऐसा डिपार्टमेंट बना दिया जो पूरे विश्व में भाई लेबर वगैरह के बारे में जो है जानकारी रखेगा, लेबर के लिए भाई कानून वगैरह बनाएगा, लेबरों का ध्यान रखेगा, लेबरों के साथ भाई कोई बुरा कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है एक्शन लेगा, लेबरों का भाई विकास कैसे हो सके इस चीज पे बात करेगा। तो एक तरीके का डिपार्टमेंट बना दिया लेबर्स के लिए। और ये जो डिपार्टमेंट है भाई ये किसके अंडर में आता है, ये लीग ऑफ नेशन के अंडर में आता था। यानी कि एक तरीके की एजेंसी बना दी थी लीग ऑफ नेशन की। और आप पढ़ोगे भाई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में भी डीप में पढ़ोगे, क्योंकि मैंने बताया भाई अभी आप लोगों को जो हमारा यूएनओ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में पूरा, तो ये लीग ऑफ नेशन जो है यही आगे चल के जो है यूएनओ बन गया था। अब हुआ क्या भाई 1919 में आप लोगों का 1914 में 1918 तक भाई आप लोगों का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फिर भी भाई आप लोगों को क्या हुआ, फर्स्ट वॉर को देख के तो भाई बहुत सारी हुई। फिर उसके बाद भाई लीग ऑफ नेशन की स्थापना कर दी ताकि पूरे विश्व में जो शांति वगैरह बनी रहे। लेकिन उसके बावजूद भी भाई 1939 से 1945 के बीच में भाई दूसरा विश्व युद्ध हो गया लीग ऑफ नेशन की स्थापना के बावजूद भी। अब वो क्यों, क्योंकि भाई ये जो है लीग ऑफ नेशन इसके पास ज़्यादा पावर नहीं थी। अब ऐसे में भाई क्या करा पूरे विश्व में कि ये जो लीग ऑफ नेशन था इसे ख़त्म करके 24 अक्टूबर 1945 को भाई क्या किया गया, ये जो लीग ऑफ नेशन था इसे ख़त्म कर दिया गया और फिर यूएनओ को बना दिया गया। अब यूएनओ के पास क्या थी भाई, पावर थी बहुत ज़्यादा। इन सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये जो लीग ऑफ नेशन चलता आ रहा था ना भाई, इस लीग ऑफ नेशन को ही अब यूएनओ में बदल दिया, इसका नाम भी बदल दिया। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कमियां थी वो सारी चीज़ें जो है अब इसमें ऐड कर दी गई, यानी कि कमी इसको ख़त्म कर दी गई। इसके पास पावर नहीं थी, इसे पावर दे दी गई बहुत सारी। फिर तब से लेकर भाई आज तक जो है कोई भी विश्व युद्ध नहीं हुआ। और भाई यूएनओ जो है ना, हमारा यूएनओ जो हम पढ़ रहे हैं यूएनओ, इसे भाई क्या कहा जाता है, इसे भाई लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। उत्तराधिकारी का मतलब आपको समझाऊं तो मैं क्या होता है, इन सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आपके बाद जो पद पे बैठेगा उसे हम कहेंगे उत्तराधिकारी। तो अब यूएनओ को भाई क्यों कहा जाता है लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी, ये चीज़ हमने ऊपर ही पढ़ी थी कि ये जो लीग ऑफ नेशन था ना, इसकी पावर सारी किसको दे दी गई, यूएनओ को दे दी गई। बस लीग ऑफ नेशन का ही भाई नाम बदल दिया, यूएनओ कर दिया, और जो इसके पास पावर थी ये भी दे दी गई, और साथ ही साथ और सारी पावर जो है इसे दे दी, क्योंकि इसके पास शक्ति नहीं थी, इसे और ज़्यादा शक्ति जो है दे दी गई। अब मैं आप लोगों को शॉर्टली मोटे मोटे तौर पर बता दे रहा हूँ कि क्या हुआ था। तो हुआ क्या भाई, आप लोगों का 1914 से लेकर 1918 के बीच में भाई आप लोगों का विश्व युद्ध हो गया, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। और इस प्रथम विश्व युद्ध से भाई बहुत ज़्यादा तबाही हुई पूरी दुनिया में। ऐसे में भाई दुनिया को लगा कि एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इस टाइप के युद्ध वगैरह जो है रोक सके। तो इसलिए भाई क्या किया गया, आप लोगों का 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। अब ये लीग ऑफ नेशन तो भाई बना दिया युद्ध वगैरह को रोकने के लिए, लेकिन 1939 से 1945 तक भाई दूसरा विश्व युद्ध दोबारा चल गया। जबकि इसकी स्थापना करी थी हमने 1919 में, इसकी स्थापना ही इस पर्पज से करी थी ताकि दूसरा वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन फिर भी हो गया। और कब हुआ वो आप लोगों का 1939 से 1945 तक चला था। अब जब भाई आप लोगों का दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते ही भाई
आप लोगों का 24 अक्टूबर 1945 को भाई क्या करा, ये जो लीग ऑफ नेशन था ना भाई, इसे बदलकर यूएनओ बना दिया गया। बस इन सिंपल लैंग्वेज में इसे बदलकर यूएनओ बना दिया गया और इसकी जो पावर थी सारी इसे दे दी गई यूएनओ को, और साथ ही साथ और भी एडिशनल पावर जो थी वो दे दी गई। लीग ऑफ नेशन में जो कमी थी वो सारी कमी जो है इसमें पूरी कर दी गई, यानी कि इसे ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा बना दिया। और तब से लेकर आज तक भाई कोई भी जो है वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी जो है यूएनओ कैसे बना इसकी स्टोरी समझ में आ गई होगी। और ये जो अभी स्टोरी बताई सिर्फ इतना भी याद रखोगे चलेगा, इतनी सारी जो बातें थी इन्हें अगर छोड़ भी दोगे, स्किप भी कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये मोटी मोटी स्टोरी याद रखना है। अब भाई जो भारत है ये कब शामिल हुआ था, तो भाई ये आप लोगों का जब यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, उसके 6 दिन बाद जो है भारत 30 अक्टूबर 1945 में इसमें जुड़ गया था यूएनओ में। तो ये भी भाई एक बेसिक नॉलेज है, याद रखना। साथ ही साथ भाई एक बेसिक नॉलेज और दे रखी है यहाँ पे, आप लोगों को बताया गया है कि भाई 24 अक्टूबर 1945 में भाई यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसी वजह से भाई इस दिन यानी कि 24 अक्टूबर को ही भाई क्या बनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है मनाते हैं हम सब लोग। अब ये जो भाई यूएनओ संगठन बनाया गया था, मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये जो बहुत बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती हैं, अपरिवर्तनीय संघर्ष होते हैं, समस्याएं होती हैं, इन सब के समाधान के लिए ही बनाया गया था। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट संगठन है ये यूएनओ। अब ये जो यूएनओ बना दिया है भाई, तो इसकी कार्यकारी कोई भाषा भी होगी। कार्यकारी भाषा का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में यहाँ पे काम वगैरह जो है किए जाते हैं ना, वो वाली लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज कौन सी है भाई आप लोगों की, अंग्रेजी है और फ्रेंच है। तो ये दो मेन लैंग्वेज है भाई इसकी, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है यूएनओ के अंदर। लेकिन 6 और भी भाषाएं हैं भाई जिसका थोड़ा बहुत जो है यूज़ किया जाता है। वो कौन कौन सी है भाई आप लोगों की, अंग्रेजी तो है ही, आप लोगों को बता दिया मैंने, फ्रेंच भी है, साथ ही साथ चीनी लैंग्वेज भी है, अरबी भी है, रूसी भी है और स्पेनिश भी है। तो ये टोटल 6 लैंग्वेज जो है जो इसमें यूज़ की जाती है, और मेनली जो यूज़ की जाती है वो ये 2 यूज़ की जाती है, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो चलो भाई, आप लोगों ने यूएनओ जो है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर ना समझ में आया हो दोबारा से वीडियो देखने की कोशिश करना, ईजिली समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने भाई नेक्स्ट हेडिंग की। नेक्स्ट हेडिंग है भाई हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और सिद्धांत। अब पेपर में भाई आप लोगों को से उद्देश्य पूछे या सिद्धांत पूछे, लिखना आप लोगों को सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, क्योंकि इसके उद्देश्य भी सेम है और इसके सिद्धांत भी सेम ही है। अब भाई उद्देश्य का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो यूएनओ बनाया है इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या था, क्यों बनाया था भाई। तो बस वही सारी बातें बतानी है आप लोगों को, क्यों बनाया था, क्या पर्पस था इसका। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो भाई हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि भाई जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संविधान है, चार्टर मतलब संविधान। तो इसमें एक अनुच्छेद 1 है, यानी कि कानून नंबर 1 है। इसमें बताया गया है कि भाई ये जो यूएनओ है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके उद्देश्य क्या क्या है, क्यों बनाया गया है, इसका काम क्या है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं भाई क्या क्या काम है यूएनओ के। तो भाई पहला इस उद्देश्य है इसका, पूरे विश्व में, पूरा जो वर्ल्ड है इसमें शांति बना के रखना, युद्ध वगैरह नहीं होने देना, और साथ ही साथ सुरक्षा जो है वो बनाए रखना। इन केस मान लो कोई देश किसी पे कब्जा कर लेता है तो ये सब चीज़ें भी नहीं होने देना। तो इसका मेन उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य भाई क्या है इसका, दूसरा उद्देश्य ये है कि भाई कोई भी इसको खतरे हो जाए, यानी कि पूरे विश्व में जो भी खतरे हो रहे हैं उनको रोक सके, उनको समाप्त कर सके, और साथ ही साथ जो है शांति को बनाए रखे पूरे विश्व में। दूसरा उद्देश्य भाई इसका ये है। तीसरा उद्देश्य क्या है भाई, इन केस मान लो पूरे विश्व में कोई भी अगर मान लो शांति भंग करने के लिए आक्रमण करता है या किसी भी टाइप से शांति भंग होती है पूरे विश्व की, तो उस चीज को भाई ये समाप्त करता है यूएनओ। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो भाई विश्व में शांति बनाए रखने के लिए इससे जो भी चीज पॉसिबल है वो सब करेगा ये। और क्या उद्देश्य है भाई इसका और उद्देश्य ये है कि भाई जो पूरा विश्व है, पूरे विश्व में देश जो है आपस में लड़ते रहते हैं, इनके बीच में संघर्ष होते रहते हैं, विवाद होते रहते हैं, तो इसको भाई क्या करता है, शांतिपूर्ण तरीके से जो है हल करता है, सुलझाता है, निपटाता है, ताकि युद्ध वगैरह जो है वो ना हो। और भाई यूएनओ का उद्देश्य है कि जो राष्ट्र है, यानी कि देश जो है, पूरे विश्व में जो देश हैं, इन सब के बीच में भाई लोकतांत्रिक समानता होनी बहुत जरूरी है। लोकतांत्रिक समानता यानी कि सभी देशों में भाई ये कहता है कि लोकतंत्र हो तो ज्यादा बेटर है, और सभी देशों का विकास हो
तो भी बेटर है, यानी कि सभी देशों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, समानता होनी चाहिए सभी देशों में। ऐसा नहीं है कि भाई एक देश को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है और दूसरे देश को कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है विकास करने की, तो ऐसा नहीं है। इसका मेन उद्देश्य आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। बात करते हैं भाई 6 पॉइंट की, तो इसका 6th उद्देश्य है भाई आप लोगों का, जो विश्व में इतने सारे देश हैं, आप लोग सब पढ़ते हो, और इसमें कितने देश शामिल हैं, हमने पढ़ा ऊपर 193 देश शामिल है। तो इन सारे देशों के बीच में भाई मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना इसका उद्देश्य है, यानी कि सब में दोस्ती यारी होनी चाहिए, सारे देशों में भाईचारा होना चाहिए, शांति ताकि बनी रह सके पूरे विश्व में, कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए। अगला पढ़ते हैं उद्देश्य भाई इसका क्या है। अगला उद्देश्य है भाई इसका, मान लो विश्व में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या किसी भी देश के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल भाई ग्लोबल वार्मिंग है या कोरोना, आज के टाइम पे आपने देखा कोरोना कितना ज़्यादा फैला था, तो इसका उद्देश्य ये है भाई, यूएनओ का उद्देश्य ये है कि ये जो बीमारियां वगैरह फैलती हैं, ये जो भी समस्याएं होती हैं पूरे विश्व में, इसमें क्या हो सके, पूरा देश जो है, यानी कि जितने भी देश हैं वो सारे आपस में सहयोग करें और उस सहयोग के साथ जो है इस समस्या को ख़त्म किया जा सके। और आपने देखा भी है कि भाई जब आप लोगों का कोरोना फैला था बहुत ज़्यादा, तो सभी देशों ने एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, साथ ही साथ यूएनओ ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। तो ये सारा काम जो है किसके माध्यम से हो रहा था, ये सब यूएनओ ही तो करवा रहा था एक दूसरे के माध्यम से। पढ़ते हैं भाई अपना 8th पॉइंट। अगला उद्देश्य है भाई इसका, जो राष्ट्र होते हैं यानी कि जो देश होते हैं पूरे विश्व में, उनके बीच में भाई शांति बनाए रखना, उन सभी देशों में जो मानवाधिकार है यानी कि मानव के जो अधिकार हैं उनको बनाए रखना, साथ ही साथ जो भाईचारे जो है यानी कि जो दोस्ती यारी है उन सबको बढ़ावा देना और ज़्यादा प्रोत्साहित करना, ये भी एक इसका मेन उद्देश्य है। पढ़ते हैं भाई नेक्स्ट उद्देश्य इसका। अगला उद्देश्य है भाई इसका, जो विश्व में इतने सारे देश हैं इन सबको भाई जो नियम बनाए गए हैं इन सब के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं, और ये कानून कौन बनाता है भाई, यूएनओ ने बनाई है, ऑफ कोर्स सी बात है, ठीक है। इन सारे देशों ने मिलकर ही बनाए हैं यूएनओ को, और ये यूएनओ ही सारे जो है कानून वगैरह बनाता है। तो इन सारे कानूनों को मनवाना भी किसका काम है, यूएनओ का ही काम है, इन सारे कानून को मनवाना। पढ़ते हैं भाई नेक्स्ट उद्देश्य है भाई, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र 3 स्तंभों पर खड़ा है, यानी कि आज के टाइम पे देखें तो इसका मेन काम क्या है, आज के टाइम पे मानव अधिकार, यानी कि मानव के जो अधिकार होते हैं चाहे वो किसी भी देश में हो, उन सबका सम्मान करना, उनको और बेहतर बनाना, और किसी भी मानव के अधिकार का उल्लंघन हो रहा तो उसके खिलाफ एक्शन वगैरह लेना। साथ ही साथ भाई दूसरा काम क्या है इसका, सतत विकास करना। सतत मतलब होता है वैसे भाई लगातार, अब लगातार से यहाँ पे मतलब क्या है भाई आप लोगों का, सतत विकास यानी कि ऐसा विकास भाई जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विकास बना रहे। ऐसा नहीं है कि भाई मान लो हमने विकास कर लिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए रिसोर्सेस खत्म हो गए, तो ये नहीं होगा। तो सतत विकास यानी कि ऐसा विकास करना जो आने वाली लगातार पीढ़ियों को मिलता रहे। साथ ही साथ भाई और मेन उद्देश्य क्या है इसका, सामूहिक सुरक्षा, यानी कि पूरे विश्व में जो है सुरक्षा बनी रहे, शांति बनी रहे। 11वां उद्देश्य भाई क्या है इसका, 11वां उद्देश्य है भाई इसका निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण क्या होता है भाई, निशस्त्रीकरण यानी कि शस्त्र को बढ़ावा नहीं देना, हथियारों को बढ़ावा नहीं देना या हथियारों का उपयोग ना करना, तो इस चीज़ को हम कहते हैं निशस्त्रीकरण। तो ये क्या करता है यूएनओ भाई, ये सभी देशों को मनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे रूल वगैरह इनके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है ताकि जो है सभी देश हथियारों का यूज़ करना ही बंद कर दे, ताकि विश्व में कोई युद्ध वगैरह ना हो। तो आई होप भाई आप लोगों को ये 11 के 11 पॉइंट जो हैं यूएनओ के उद्देश्य कह लो या सिद्धांत कह लो, ये आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। अब बात करते हैं भाई आप लोगों के यूएनओ के या संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के, या आप कार्य भी इसे बोल सकते हो। अब संरचना मतलब भाई पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, बहुत से बच्चों को पता भी होगा। तो संरचना मतलब बनावट, यानी कि यूएनओ जो है ये बना कैसे, और मैंने आप लोगों को भाई शुरू में ही बताया था जो यूएनओ है यहाँ पे, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके और भी पार्ट्स हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। फिर इनने और भी कामों के लिए और भी एजेंसीज वगैरह जो है बनाई हुई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि भाई अगर आपसे कोई पूछे कि सरकार क्या होती है, भारत की अगर सरकार आप बोलो तो सरकार क्या होती है, तो आप लोग बोलते हो भाई विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन सबको एक साथ क्या बोलते हैं, हम सरकार बोलते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए सरकार के 3 अंग दे रखे, 3 पार्ट दे रखे हैं। तो इसी टाइप से भाई जो हमारा यूएनओ है ना, यूएनओ के भी भाई पार्ट दे रखे हैं। कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और इन पार्ट्स के बारे में भाई भी आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा,
लेकिन मैं इसमें भी आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा सबके बारे में। एक चीज़ और बता दूँ भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का इस चैप्टर से ये वाला, तो इसे मिस आउट मत करना, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, सब कुछ जो है पढ़ लेना इसे। तो आप लोगों को भाई समझ में आ गए होंगे कितने पार्ट्स हैं, यानी कि कैसे बना हुआ है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा यूएनओ। बाकी भाई ये जो पार्ट्स हैं और ये जो एजेंसीज वगैरह हम पढ़ेंगे, तो ये सारे जो हैं क्या करते हैं, काम ही तो करते हैं यूएनओ के लिए एक तरीके से, तो कार्य भी ऑटोमेटिक इसमें ही इंक्लूड हो जाएंगे, हम लोग पढ़ लेंगे। तो भाई अब यूएनओ के अंग कितने, यानी कि यूएनओ के पार्ट कितने हैं, तो मैंने आप लोगों को डायग्राम वाइज भी दिखा दिए। यूएनओ के जो पार्ट हैं वो टोटल 6 पार्ट यहाँ पे दे रखे हैं, 6 पार्ट होते हैं। उनके नाम क्या क्या हैं भाई, पहला है आप लोगों का महासभा, जिसे आप जनरल असेंबली भी कहते हो। दूसरा है भाई हमारा सुरक्षा परिषद, जिसे आप सिक्योरिटी काउंसिल भी कह सकते हो। तीसरा है भाई हमारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा है भाई हमारा न्यास परिषद। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है हमारा सचिवालय। तो अब इन 6 के 6 पार्ट्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं धीरे धीरे से। तो फर्स्ट है भाई हमारा, सॉरी भाई उससे पहले मैं आप लोगों को ये और दिखा दूं टेबल। ये क्या है भाई, इसमें जस्ट यूएनओ के जितने भी पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं उन सारे पार्ट्स को दे रखा है, यहाँ पे अंगों के नाम दे रखे हैं, साथ ही साथ भाई कौन से अंग में कितने सदस्य देश हैं, यानी कि कितने देश हैं कौन से में, ये सब भी यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। साथ ही साथ और बता रखा है भाई इसमें कि इसका मुख्यालय का है, यानी कि मान लो सुरक्षा परिषद इसका एक पार्ट है, तो इसका एक कोई ऑफिस तो होगा, तो वो ऑफिस का है, मुख्यालय का है, तो ये सारे मुख्यालय भी दे रखे हैं। और साथ ही साथ मेन काम क्या है ये भी यहाँ पे बता रखा है, मेन उद्देश्य क्या है इन सब का। तो भाई अगर आप लोगों को कोई लंबा चौड़ा ना पढ़ना हो तो आप जस्ट इस टेबल को भी देख सकते हो, इजी पड़ेगा आप लोगों के लिए। बट भाई मैं आप लोगों को डीप में पढ़ाने वाला हूँ, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो, पेपर में थोड़ी नॉलेज वगैरह लिखना चाहते हो, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है भाई यूएनओ का हमारा महासभा। तो पढ़ते हैं भाई ये महासभा है क्या चीज ये। तो भाई ये जो महासभा है ना, यूएनओ का जो पार्ट है महासभा, ये यूएनओ का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग है। अब वो कैसे, क्योंकि भाई इसमें क्या होता है, इसमें यूएनओ में जितने भी देश शामिल है उन सब से एक ना एक जो है बंदा आया हुआ होता है, प्रतिनिधित्व आया होता है महासभा के अंदर। तो अब ये बंदे करते क्या है, ये जो मतलब हर देश से एक एक बंदा आता है, तो ये करते क्या है, ये सब भाई बैठक करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा भाई संसद वगैरह जो होती है भारत में, फिर उसके 2 सदन होते हैं भाई, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप देखते हो भाई उसमें क्या होता है भाई, आप देखते हो बैठक वगैरह होती है। बैठक क्यों कीती है, ताकि भाई जो देश में जो डिसीजंस वगैरह हैं वो ले सके, कहाँ पे क्या काम होना है, ये सारे डिसीजन जो है लिए जा सके। इसी टाइप से भाई महासभा भी एक तरीके की बैठक है, विश्व की संसद है। इसमें भाई हर देश से एक बंदा आता है, एक प्रतिनिधित्व आता है, और ये सारे बैठ के क्या करते हैं, आपस में डिसीजन लेते हैं कि ये काम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस जगह यहाँ होना चाहिए, इस जगह ऐसा होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब भाई मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि इससे क्या होता है, महासभा में हर देश से एक ना एक बंदा आता ही आता है। लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, क्या 1 से 2 नहीं आ सकते या 2 से 3 नहीं आ सकते। तो देखो भाई एक लिमिट दे रखी है महासभा में, अगर तुम्हें बंदे भेजने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम 5 जो है भेज सकते हो एक देश से। लेकिन इन 5 बंदों का वोट जो है वो एक ही माना जाएगा, एक ही कहलाएगा। तो देखा जाए तो भाई एक ही प्रतिनिधित्व है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली भाई 5 प्रतिनिधित्व आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट तो एक ही माना जाएगा महासभा के अंदर। और भाई मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, जो महासभा होती है, महासभा में क्या होता है भाई, ये सभी देश के जो प्रतिनिधित्व होते हैं, जो लोग आते हैं, ये सारे आपस में मिलकर बैठक करते हैं और विचार विमर्श करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं, सोच विचार करते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं विश्व लेवल के उन सब पर बातें करते हैं, विचार करते हैं, और क्या करते हैं, नीति बनाते हैं। नीति मतलब प्लान वगैरह जो है वो करते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे होना चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वगैरह के इस टाइम वॉर चल रही है, तो ये इस वॉर को कैसे सुलझाया जाए, क्या टैक्टिक्स अपनाने चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कहाँ चल रही होती है, ये सब महासभा में बातचीत हो रही होती है। अब ये जो भाई महासभा की जो बैठक है ये होती कब है, तो भाई ये हर साल जो है, हर साल सितंबर के महीने में होती है। अब सितंबर के महीने में तो होती है, लेकिन होती किस जगह है, तो भाई ये न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में होती है, यानी कि न्यूयॉर्क है जहाँ पे इसका मेन ऑफिस है, न्यूयॉर्क में इसका मेन ऑफिस है, मुख्यालय आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे भाई एक असेंबली रूम है, यानी कि सभा बैठक के लिए एक रूम बनाया गया है जिसे हम कहते हैं जनरल असेंबली। तो इसमें बैठक होती है हर साल सितंबर के महीने में। अब हर बैठक में भाई क्या होता है, हर बैठक मान लो साल में एक बार बैठक होती है सितंबर के महीने में,
और ये हर हर साल क्या करते हैं, जो बैठक होता है, बैठक का भी कोई मुखिया होता होगा जिसे हम क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। और इनकेस मान लो मुखिया वो जो है किसी काम से फंस गया है या नहीं आ पा रहा, तो कोई दूसरा बंदा भी तो होना चाहिए जो इसकी जगह आ सके, तो उसे हम कहते हैं उपाध्यक्ष। तो महासभा में भाई क्या होता है, हर साल जो है एक अध्यक्ष भी चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष भी चुना जाता है हर साल सितंबर के महीने में, जब जब जो है बैठक होती है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो अध्यक्ष होता है और ये जो उपाध्यक्ष होता है, इनका कार्यकाल गिनती का 1 साल का ही होता है, यानी कि सिर्फ इन्हें 1 साल के लिए ही चुना जाता है। हर साल अलग अलग चुनते हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री जो होता है हमारे देश में 5 साल के लिए चुना जाता है, उसका कार्यकाल जो है 5 साल होता है। इसी टाइप से इनका जो कार्यकाल है वो 1-1 साल होता है। अब भाई ये जो महासभा में बैठक होती है, यानी कि बैठक करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, डिसीजंस वगैरह लेते हैं। मैंने बताया आप लोगों को, नीतियां वगैरह बनाते हैं। तो इस बैठक में मान लो भाई कोई मुद्दा आया, तो उस मुद्दे पर भाई क्या करेंगे, ये सब मिलकर विचार करेंगे। अब ये मुद्दा भाई पास होगा या नहीं होगा, आगे जाएगा भी या नहीं भी जाएगा, इस मुद्दे पे काम होगा भी या नहीं होगा, तो ये डिसीजंस लेने के लिए भाई क्या होता है, बहुमत चाहिए होता है। बहुमत यानी कि वोट चाहिए होता है। अब वोट कितने चाहिए होते हैं, मैंने बताया भाई, जो हर देश से आते हैं, हर देश का एक वोट होता है यहाँ पे। फिर चाहे वो 5 बंदे लाएं या एक बंदा लाए, वोट जो रहेगा वो एक ही रहेगा। तो वोट जो है भाई, अगर मान लो ये जो मुद्दा आया था इसमें, तो मुद्दा कुछ स्पेशल टाइप का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। फॉर एग्जांपल भाई शांति या सुरक्षा से रिलेटेड है, विश्व की शांति या सुरक्षा से रिलेटेड मुद्दा है, या कोई मान लो महासभा के अंदर कोई नया सदस्य जोड़ना है, यानी कि कोई नया देश जुड़ने वाला है, ठीक है, या साथ ही साथ कोई बजट से रिलेटेड यानी कि पैसे वैसे से रिलेटेड मुद्दा है कोई। तो इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं ना, उसके लिए तो भाई आप लोगों को 2/3 बहुमत चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल से मुद्दे होते हैं उस पर तो भाई आप साधारण ही वोट ले लो और काफ़ी है। तो ये चीज़ भाई इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। पेपर की दृष्टि से भी अगर आप लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। अब भाई ये जो काम बताया, सिर्फ इतने ही काम नहीं होते महासभा के, साथ ही साथ और क्या काम होते हैं भाई, सचिवालय। सचिवालय भाई ये भी एक यूएनओ का पार्ट है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये क्या करता है भाई, ये बजट वगैरह तैयार करता है, यानी कि पैसे किस किस जगह कितना पैसा लगना चाहिए, ये चीज ये कौन बताता है, सचिवालय बताता है। लेकिन ये जो सचिवालय ने बताया है कि भाई इस जगह इतना पैसा लगना चाहिए, तो महासभा क्या कर सकती है भाई, इसे भी बदल सकती है। अगर महासभा चाहती है कि नहीं भाई इस वाले सेक्टर में ज़्यादा पैसा लगना चाहिए, तो महासभा इसे बदल सकती है। साथ ही साथ और क्या कर सकती है महासभा, जो सुरक्षा परिषद है, ये सुरक्षा परिषद अभी पढ़ेंगे भाई डीप में क्या है, ये भी एक यूएनओ का ही पार्ट है। तो सुरक्षा परिषद भाई बहुत सारे डिसीजन लेता है, बहुत सारे काम करता है सुरक्षा से रिलेटेड। तो इसके कामों की जो जांच पड़ताल करना भी किसका काम है भाई, महासभा का ही काम है। आई होप आप लोगों को महासभा जो है पूरा समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं भाई अपना नेक्स्ट पार्ट जो है यूएनओ का, वो है आप लोगों का सुरक्षा परिषद। तो भाई नाम से ही देखो समझ में आ रहा है, नाम से इसका काम क्या होगा, मेनली सुरक्षा से रिलेटेड काम होगा भाई। तो इस वजह से इसका नाम भी जो है सुरक्षा परिषद है। और देखा जाए तो भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, यूएनओ का जो पार्ट है उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला माना जाता है, सुरक्षा परिषद। अब वो क्यों, क्योंकि भाई ये सुरक्षा से रिलेटेड चीजें देखता है, और विश्व में चाहिए क्या, मेनली सुरक्षा ही वगैरह तो मेनली चाहिए लोगों को, शांति तो चाहिए मेनली, तो वो सारा काम ही इसी का ही है। तो चलो इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं भाई। तो भाई इसका जो मेन काम है ना, जो प्रमुख जिम्मेदारी है इसका, जो संयुक्त सुरक्षा परिषद है, इसका जो मेन काम है वो मेन काम है भाई विश्व में पूरी शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना, इसकी मेन जिम्मेदारी है। इस वजह से भाई इसे हम क्या कहते हैं, दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। और भाई आपने देखा है हमारे देश में पुलिसमैन क्या करते हैं, शांति बनाए रखते हैं, सुरक्षा वगैरह बनाए रखते हैं। इस वजह से इसे भी भाई दुनिया का पुलिसमैन कहा गया है, सुरक्षा परिषद को। अब ये जो भाई सुरक्षा परिषद होता है, क्या इसमें भी भाई जैसे कि महासभा में हमने देखा था कि 193 देश थे और सब देशों से एक एक बंदा आता, उसका एक एक वोट गिना जाता, तो क्या इसमें भी ये सीन होता है? नहीं भाई, इसमें गिनती के भाई 15 सदस्य होते हैं। और 15 में भी भाई कितने सदस्य, 5 जो होते हैं वो होते हैं स्थाई। स्थाई मतलब कि परमानेंट वाले, ये कभी चेंज नहीं होंगे। और जो 10 सदस्य होते हैं ये होते हैं अस्थाई, ये परमानेंट नहीं होते, ये हर 2 साल बाद भाई चेंज होते रहते हैं, इनका चुनाव होता रहता है हर 2 साल बाद। तो इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, ठीक है भाई। अब ये 15 में से जो 5 मैंने आप लोगों को बताए, 5 परमानेंट होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं भाई, तो नाम यहाँ पे मैंने दे रखे हैं। पहला तो है भाई चीन, दूसरा है भाई फ्रांस,
तीसरा है भाई आप लोगों का रूस, चौथा है भाई आप लोगों का ब्रिटेन और पांचवा है अमेरिका। और ये बहुत पावरफुल देश है, आप लोगों को पता ही होगा। छठा भी भाई बनाने की बात हो रही थी, और छठा नंबर पे बात जो जिसकी हो रही थी वो हो रही थी भारत की बात, कि भारत को भाई जो है परमानेंट सदस्य बनाया जाएगा। लेकिन भाई ये चीन आप देखते हो ना, ये टांग अड़ा देता है भाई और कुछ। अब रहे भाई आप लोगों के बाकी के 10 सदस्य, तो 10 सदस्य मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये स्थायी नहीं होते हैं, यानी कि परमानेंट नहीं होते हैं। ये हर 2 साल बाद भाई चेंज होते रहते हैं। अब इन्हें चुनता कौन है भाई हर 2 साल बाद? हर 2 साल बाद भाई इसे महासभा के लोग ही चुनते हैं, जो महासभा में बैठक वगैरह होती है ना, तो वही चुनते हैं हर 2 साल बाद इसे। तो इसी टाइप से भाई अस्थायी यानी कि जो परमानेंट सदस्य नहीं है, तो भारत भाई इसमें टोटल अब तक भाई 2021 तक 8 बार चुना गया है, यानी कि 8 बार जो है अस्थायी सदस्य बन चुका है सुरक्षा परिषद के अंदर भारत। तो ये चीज़ भी भाई आप लोग जो है याद रखना। अब भाई ये जो सुरक्षा परिषद के जो 5 परमानेंट जो सदस्य थे, 5 परमानेंट जो देश हैं, इनके पास एक पावर होती है। वो पावर कौन सी होती है? जिसे हम कहते हैं वीटो पावर, या दूसरी लैंग्वेज में इसे बोल सकते हो निषेध अधिकार। कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो आप, निषेध भी लिखा आ सकता है पेपर में, वीटो वगैरह भी लिखा आ सकता है, या आप लिखोगे तो कोई भी आप लिख सकते हो। अब ये जो पावर है ना, वीटो पावर, कहने को ये एक वोट है, लेकिन इस वोट की वैल्यू इतनी है कि अगर किसी भी जो 5 देश थे, किसी ने भी एक ने भी इस वोट को मतलब दे दिया और यूं कह दिया कि भाई मैं इस डिसीजन से एग्री नहीं करता, तो वो डिसीजन जो है भाई लिया ही नहीं जाएगा फिर, यानी कि उस डिसीजन को खत्म कर दिया जाएगा सिर्फ एक ही के कहने से। मान लो 4 राजी हैं और एक ने भाई मना कर दिया, तो वो डिसीजन वहीं खत्म हो जाएगा। वो जब तक पूरे 5 एक तरफ नहीं होते तब तक जो है नहीं हो सकता ऐसा। इसी टाइप से भाई मैंने आप लोगों को बताया था, भारत जो है स्थायी सदस्य बनाने की बात हो रही थी भाई, छठा स्थायी सदस्य, लेकिन चीन ने भाई क्या करा, वीटो पावर का यूज करके मना कर दिया था भाई। जबकि चारों जो है चारों राजी थे, लेकिन चीन ने भाई अपनी वीटो पावर का यूज़ करके मना कर दिया, और चीन अक्सर ऐसा करता है भाई भारत के साथ। तो भाई ये रही भाई आप लोगों के स्थायी सदस्य की, यानी कि परमानेंट वाले सदस्यों के पास जो वोट होता है। लेकिन जो ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं सिर्फ, जो अस्थायी होते हैं, जो परमानेंट नहीं होते, क्या इनके पास वोट नहीं होता? इनके पास भी होता है भाई वोट। इनके पास भी एक नॉर्मल वोट होता है, ठीक है ना। इनके पास पावरफुल वोट है, ये किसी भी डिसीजन को रोक सकते हैं। अगर ये मान लो इनमें से किसी देश ने नहीं दिया एक तरफ, तो इनका कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए भाई ये जो भेदभाव हो रहा है ना 5 सदस्य देशों के बीच में, और ये जो 10 जो अस्थायी सदस्य हैं इनके बीच में, क्योंकि इनके वोट की वैल्यू इतनी है और इनके वोट की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, और बाकी सारे जो 193 देश थे उनमें से बाकी सारे कहाँ गए भाई, उनकी भी कोई कदर नहीं है। तो ये चीज़ जो है भाई एक तरीके से गलत है भाई। यूएनओ के अंदर आप लोगों की सुरक्षा परिषद में एक अलोकतांत्रिक जो है तरीका माना गया है भाई इसे, क्योंकि भाई लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में तो सबको समानताएं होती है ना, लेकिन ये अलोकतंत्र है, यहाँ पे भेदभाव जो है हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये सुरक्षा परिषद भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं भाई आप लोगों के थर्ड जो पार्ट है, यूएनओ का थर्ड जो अंग है, वो आप लोगों का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। नाम से ही समझ में आ रहा होगा इसका मेन काम क्या है भाई, आप लोगों का आर्थिक विकास करना और सामाजिक राजनीतिक विकास जो सभी देशों का संभालना, ये इसका मेन काम है। तो भाई ये जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसे बनाया किस पर्पज से था, इसका काम क्या होगा, मेन काम क्या होगा? तो इसका भाई इसे बनाया इस पर्पज से था, इसका मेन काम जो है ये क्या करता है भाई, देशों के बीच में समन्वय बनाता है, यानी कि तालमेल बनाता है ये देशों के बीच में। और जो नीतियाँ वगैरह बनती हैं यूएनओ के अंदर, जो प्लानिंग वगैरह होती है, उन सब की थोड़ी बहुत कभी कभी जांच भी कर लेता है भाई। साथ ही साथ और क्या चीज़ करता है भाई, ये आर्थिक रिलेटेड मुद्दे, सामाजिक रिलेटेड मुद्दे या पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे जो होती हैं, इनके ऊपर भाई यहाँ पे बातचीत की जाती है, प्लानिंग वगैरह की जाती है, इन सब चीज़ों को अच्छा कैसे किया जा सके, ये भी काम जो है किसका है, आर्थिक और सामाजिक परिषद का है। साथ ही साथ भाई क्या करता है, जो भी लक्ष्य बनाए हैं, यानी कि जो भी इन लोगों ने नीति बनाई है, जो भी टारगेट बनाए हैं, इन सबको लागू करवाने का काम भी किसका है भाई, इसी का ही है। यानी कि ये जो भी काम वगैरह यहाँ पे डिसाइड होते हैं, तो उसको लागू भी कौन कराता है, यही कराता है, कार्यान्वित यही कराता है। तो आई होप आप लोगों को ये मेन जो इसके काम है वो समझ में आ गए होंगे। अब जैसे भाई मान लो महासभा में थे 193 सदस्य और सुरक्षा परिषद में भाई टोटल 15 सदस्य थे, इसी टाइप से भाई इसमें भी कितने सदस्य देश होते हैं, टोटल 54 सदस्य देश होते हैं, और इन्हें भाई महासभा द्वारा ही चुना जाता है। और कितने टाइम के लिए चुना जाता है, 3 साल के लिए, यानी कि हर 3 साल में चुनाव होते हैं, और हर 3 साल बाद जो है ये 54 के 54 सदस्य बदलते रहते हैं। अब भाई ये जो आप लोगों का आर्थिक और सामाजिक परिषद है,
ये अस्थायी संस्था है। अस्थायी यानी कि परमानेंट वाली संस्था नहीं है, इसमें कभी कभी काम होता है, कभी कभी नहीं भी होता, परमानेंट नहीं है यहाँ कोई। साथ ही साथ भाई और क्या होता है इसमें सिस्टम, और भाई ये जो आपने पढ़ा है अभी 54 सदस्य देश होते हैं इसमें, तो एक देश से भाई एक ही बंदा आता है इसमें। ऐसा नहीं है जैसे आप लोग पढ़ रहे थे ऊपर महासभा में 5 बंदे भेज सकते तो नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ एक देश से एक ही बंदा आएगा और उसे भी कौन चुनेगा, महासभा चुनेगी। साथ ही साथ भाई जो इसमें डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं उसमें भी नॉर्मल बहुमत चाहिए। ऐसा नहीं है वोट जो है मतलब उसमें ऐसा कोई सीन नहीं है तुम्हारा कि 1/3 है 2/3 है, ऐसा कोई सीन भी जो है नहीं है यहाँ पे। नॉर्मल अगर तुम वोट मिल जाते हैं तुम्हारे को तो तुम इजीली जो है डिसीजन यहाँ पे लिए जा सकते हैं। और भाई इसकी जो बैठक है यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद की जो बैठक है ये वर्ष में 2 बार होती है, यानी कि साल में 2 बार होती है। वो कब कब होती है भाई, पहली तो होती है अप्रैल के महीने में, दूसरी होती है भाई जुलाई के महीने में। जो अप्रैल वाली होती है भाई ये होती है न्यूयॉर्क में, और जुलाई वाली जो होती है ये होती है जिनेवा में। तो ये चीज़ भी भाई याद आप रख लीजिएगा। अब भाई ये जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है इसके यहाँ पे भाई कुछ उद्देश्य भी दे रखे हैं। ऑलरेडी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में मेन बता ही चुका हूँ कि क्या पर्पस है, मेन काम क्या है। थोड़ा बहुत आप इसे भी पढ़ लीजिएगा, जस्ट आप लोगों की एडिशनल नॉलेज के लिए दे दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह खुद से लेके पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं भाई अपना चौथे की तरफ। चौथा है भाई आप लोगों का जो पार्ट है यूएनओ का, वो है न्यास परिषद, या इसका नाम भाई आप लोगों ने न्यासिता परिषद भी सुना होगा। तो भाई इसके बारे में समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी पढ़ाता हूँ। स्टोरी क्या है देखो भाई, हमने पढ़ा था जो लीग ऑफ नेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, मैंने आप लोगों को बताया था 1919 में हो गई थी। और इससे पहले भाई मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ाया था जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये कब हुआ था आप लोगों का, 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो भाई हुआ क्या, जो ये पहला हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था मैंने बताया था बहुत ज़्यादा तबाही वगैरह सब मच गई थी। तो उस टाइम पे भाई कुछ एरिया ऐसे थे जिनको भाई ये सारे देश जो है लेकर लड़ झगड़ रहे थे, उन पे नियंत्रण करना चाहते थे, यानी कि अपने कब्जे में करना चाहते थे, और उन्हीं क्षेत्रों को लेके जो है ये सारे देश लड़ झगड़ रहे थे। तो ऐसे में भाई जो लीग ऑफ नेशन बना 1919 में आके, इसने क्या करा, उन सारे क्षेत्रों को क्या करा, दूसरे देशों को सौंप दिया। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल ये रहा अमेरिका, अमेरिका के पास अगर ऐसा कोई क्षेत्र आता है, कोई जगह आती है जो अमेरिका की नहीं है लेकिन अमेरिका हड़पना चाहता है या कोई और देश वगैरह इसे हड़पना चाहता है, तो जस्ट ऐसी कुछ टाइम के लिए जो है इन्हें सौंप दिया गया ताकि तुम भाई ख्याल रखो और इन पे कोई कब्जा वगैरह जो है ना कर सके। तो इस टाइप से भाई टोटल कितने क्षेत्र थे ऐसे, टोटल 11 क्षेत्र थे, 11 देश थे ऐसे जिसका कंट्रोलेशन भाई दूसरे क्षेत्रों को सौंप दिया गया। तो इन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, न्यास क्षेत्र, या न्यास देश बोल लो या न्यास प्रदेश बोल लो। तो अब भाई 1945 में मैंने आप लोगों को बताया था कि लीग ऑफ नेशन तो खत्म हो गया, यूएनओ आ गया तो उसकी जगह पे। तो यूएनओ ने क्या करा भाई, इन 11 के 11 देशों को अपना खुद का शासन मिल सके, खुद की सरकार वगैरह चला सके, खुद का कंट्रोलेशन हो सके, दूसरों में ना रहना पड़े। तो इस चीज के लिए इसने क्या बनाया, एक अपना डिपार्टमेंट बना दिया ताकि इस काम को देखने के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया। और उस डिपार्टमेंट का नाम ही है भाई आप लोगों का न्यास परिषद। तो न्यास परिषद का भाई काम ही यही था मेन कि ये जो 11 न्यास क्षेत्र थे इसको क्या करना है, इन क्षेत्रों में भाई ये क्या कर सके कि खुद का शासन जो है यहाँ पे ये लोग चला सके, ऐसी सुविधाएं वगैरह करना इसका काम था न्यास परिषद का। तो आई होप आप लोगों को ये काम जो है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक और चीज भाई, ये जो न्यास परिषद है इसकी स्थापना भाई जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है उसके अध्याय 13 के तहत की गई थी। तो ये भी चीज भाई आप लोग जो है याद रखना। एक छोटी सी नॉलेज और भाई, ये जो न्यासिता परिषद होती है इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं, और ये 5 सदस्य कौन से होते हैं, सुरक्षा परिषद वाले जो परमानेंट सदस्य थे ना, वही 5 सदस्य इसमें भी होते हैं। और मेनली इन्हीं 5 को ही भाई सौंपे गए थे ये 11 क्षेत्र, ताकि ये देखभाल वगैरह जो है इनका कर सके। लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे ये सब जो है अब अलग देश बन गए, 11 के 11 ये अलग देश धीरे धीरे बनते चले गए, और फिर जो है अब ये न्यासिता परिषद का काम जो है खत्म ही हो गया। तो इस वजह से आज के टाइम पे कहा जाता है इस न्यासिता परिषद को खत्म कर दिया गया है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि भाई ये जो है अब भी बनाए रखा हुआ है, लेकिन इसे डीएक्टिवेट कर दिया है एक तरीके से। अब वो क्यों, इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़े
तो इसे दोबारा से एक्टिवेट कर ले, ऐसा बोला जाता है। आई होप आप लोगों को ये जो है समझ में आ गया होगा न्यासीता परिषद। यहाँ पे भाई न्यासीता परिषद के कुछ उद्देश्य दे रखे हैं, जस्ट फॉर आप लोगों की एडिशनल नॉलेज के लिए बता रखा है मैंने, तो आप इन्हें भी पढ़ लीजिएगा या मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूँ। तो पहला उद्देश्य है भाई इसका कि जो 11 क्षेत्र थे न्यास क्षेत्र, इनमें शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा था भाई इसका मेन मोटिव, जो इन 11 क्षेत्र थे, ये न्यास क्षेत्र थे, यहाँ की जनता के हित के लिए क्या करना है, काम वगैरह करना है, यहाँ की जो जनता है उनके लिए कुछ अच्छा हो सके ऐसे काम करना। साथ ही साथ ये 11 एरिया जो है इनमें भाई मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्र को बढ़ावा दिया जाए, ये भी इसका एक मेन मोटिव था। और क्या मेन मोटिव था भाई इसका, कि भाई जो संयुक्त राष्ट्र में 193 देश थे वो सारे क्या करें, ये जो 11 क्षेत्र थे ना, 11 अभी न्यास क्षेत्र बताए हैं, तो ये सारे देश की जो जनता है इन सारे देशों की जनता के साथ अच्छा व्यवहार करे, समान व्यवहार करे। ऐसा ना समझे कि ये तो किसी देश के है ही नहीं, इनकी तो कोई वैल्यू नहीं, ऐसा ना समझे, इस तरीके से बिहेवियर वगैरह कोई देश इनके साथ ना करे। तो ये सब सुनिश्चित करना भी किसका काम था, न्यास का काम था। और क्या था भाई, पांचवा पॉइंट भाई मैं आप लोगों को ऑलरेडी ऊपर ही बता चुका था कि पांचवा इसका मेन काम जो था कि इन जो 11 क्षेत्र थे न्यास क्षेत्र, इनमें इन लोगों का खुद का शासन आ सके, खुद की सरकार वगैरह जो है यहाँ पे आ सके, खुद जो है अपना देश अपना चला सके। तो ये इसका मेन काम थे सारे। आगे पढ़ते हैं भाई थोड़ा सा। मैंने भाई आप लोगों को बताया था ये जो 11 जो न्यास प्रदेश थे या न्यास क्षेत्र थे, अब जो है इनमें खुद का शासन हो चुका है। तो ये कुछ खुद का शासन था भाई, ये कब खत्म हुआ, ये आप लोगों को बता रहे हैं भाई कि जो 31 अक्टूबर 1994 तक क्या हुआ भाई, जो 11 देश थे, 11 में से भाई 10 देशों का जो शासन था वो खुद इन लोगों ने बना लिया था, यानी कि इनका खुद का शासन इन लोगों ने बना लिया था, खुद शासन जो है करने लगे थे ये 10 के 10 देश। लेकिन 11वां था एक अंतिम देश, वो कौन था भाई, आप लोगों का प्लाऊ द्वीप समूह। इस पे किसका कंट्रोल था भाई, इस पे अमेरिका का कंट्रोल था, यानी कि अमेरिका के हाथ में दे रखा था, अमेरिका इस पे शासन चलाता था। लेकिन 1 नवंबर 1994 को भाई इसे भी क्या हो गया, इसको भी आज़ादी मिल गई, यानी कि इनने भी भाई यहाँ पे चुनाव वगैरह हुए, इसका भी खुद का सरकार जो है बन गई, खुद का शासन वगैरह जो है यहाँ पे बन गया। फिर भाई जब ये 11 के 11 देशों का यहाँ पे शासन हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो न्यासीता परिषद जो है इसका संचालन ही बंद हो गया, यानी कि इसका काम जो है खत्म हो गया, इसे डीएक्टिवेट कर दिया गया। और डीएक्टिवेट क्यों करा गया, ताकि भाई इन फ्यूचर दोबारा जरूरत पड़े तो दोबारा से एक्टिवेट कर दिया जाए। आई होप आप लोगों को ये जो है न्यासीता परिषद भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं भाई 5th पॉइंट की ओर। 5th है भाई आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी स्थापना जो है मध्यस्थता न्यायालय के रूप में हुई थी 1920 में। हमने पढ़ा था ऊपर, जब हम लीग ऑफ नेशन पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि 1920 में एक मध्यस्थता न्यायालय बनाया गया था, जिसे आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है बोला जाने लगा था। तो भाई इसे मध्यस्थता न्यायालय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बदला कब गया, तो ये भाई बदला गया आप लोगों का 1945 में, जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो चुकी थी उसके बाद ही बदला गया था। तो ऑफिशियली अगर आप याद रखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो आप 1945 बोलोगे, ना कि 1920, क्योंकि 1920 में तो मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब भाई स्थापना तो इसकी 1945 में हो चुकी थी, लेकिन इनने कार्य अपना कब शुरू किया, 1946 में, अप्रैल 1946 में इनने काम करना शुरू करा था, लेकिन स्थापना इसकी 1945 में हो गई थी। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना कि भाई ये जो इसकी स्थापना हुई थी ये हेग नीदरलैंड में हुई थी, और यहीं पे भाई इसका जो है ऑफिस भी है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, तो आप बोलोगे हेग में, जो नीदरलैंड की एक जगह है। अब भाई ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यानी कि पूरे विश्व का कोर्ट है एक तरीके से। अब इसमें भाई टोटल कितने जज होते हैं, यहाँ पे साफ साफ बता रखा है, टोटल भाई आप लोगों के यहाँ पे 15 जज होते हैं, यानी कि 15 जज बैठ के भाई डिसीजंस वगैरह लेते हैं। और ये जो 15 जज होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, गिनती का भाई आप लोगों का 9 साल का होता है, यानी कि 9 साल के लिए इन्हें चुना जाता है, फिर 9 साल के बाद भाई दोबारा से जो है जज बदल दिए जाते हैं। साथ ही साथ भाई अगर मान लो इन लोगों को छुट्टी वगैरह चाहिए होती है, अवकाश वगैरह चाहिए होता है, तो ये क्या करते हैं, 3 साल बाद भाई ये 5 जो है न्यायाधीश अवकाश ले सकते हैं, छुट्टी वगैरह ले सकते हैं 3 साल के बाद, यानी कि हर 3 साल में 5 न्यायाधीश जो है यहाँ पे छुट्टी वगैरह लेते हैं। साथ ही साथ भाई एक और रूल है यहाँ पे कि
जो दो न्यायाधीश हैं वो एक देश के नहीं हो सकते, यानी कि एक देश से एक ही न्यायाधीश होगा, दूसरा न्यायाधीश नहीं हो सकता, ऐसे चुने ही नहीं जाते। अब ये जो भाई आप लोगों के 15 न्यायाधीश होते हैं, इनमें भी तो कोई एक मेन लीडर होना ज़रूरी है। तो ये क्या करते हैं, 15 के 15 जो न्यायाधीश हैं ये अपने में से ही भाई एक अध्यक्ष चुन लेते हैं, यानी कि मेन एक लीडर चुन लेते हैं। और अगर ये एक लीडर ना हो, छुट्टी पे हो, तो इसके काम के लिए भाई दूसरा बंदा चाहिए, इसका ही ऑल्टरनेटिव, तो उसे हम कहते हैं उपाध्यक्ष, यानी कि दूसरा मेन बंदा जो है। अगर मान लो ये मेन बंदा नहीं, जैसे आपके स्कूल में होता था ना भाई आप लोगों का, कि एक होता था भाई प्रिंसिपल और एक होता था वाइस प्रिंसिपल, तो ये एक तरीके से वाइस वाला सीन मान लो। ये तभी काम करेगा जब ये आप लोगों का मेन हेड नहीं होगा, तो ये भी चुन लिए जाते थे। और ये दोनों कब कितने साल के लिए भाई, ये 3 साल में जो है चुने जाते थे, यानी कि हर 3 साल बाद जो है चेंज होते रहते थे। साथ ही साथ भाई जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें भाषाएं वगैरह कौन सी यूज की जाती हैं, यानी कि जो केसेस वगैरह यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा जो है मेनली यूज़ की जाती है। और भी लैंग्वेजेस जो हमने यूएनओ में पढ़ी थी वो भी यूज़ की जाती है, मेन जो है वो फ्रेंच और अंग्रेजी है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है। तो चलो भाई अब लास्ट पार्ट और देख लेते हैं यूएनओ का, वो है आप लोगों का सचिवालय। इन सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो भाई ये समझ लो ये एक तरीके से ऑफिस है। यूएनओ जो है ना, यूएनओ का ये क्या कहते हैं, अलग अलग अभी तो पार्ट पढ़ रहे थे हम, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से ऑफिस है सचिवालय, यहाँ पे सारे भाई पेपर वर्क वगैरह जो है यहीं होते हैं सारे। इस वजह से भाई इसे कहा जाता है, जो यह सचिवालय है वो संयुक्त राष्ट्र का एक प्रशासनिक अंग है। प्रशासनिक यानी कि जो शासन जो है वो मेनली सारा यहीं से चलता, सचिवालय से, ऑफिस ही यही है सचिवालय। और यहाँ पे भाई जो डेली के संयुक्त राष्ट्र के काम वाम होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो सारे काम डेली के प्रतिदिन के कार्य जो है यहीं पे होते हैं सचिवालय के अंदर। अब भाई मैंने बता दिया आप लोगों को ऑफिस है, तो भाई एक ऑफिस का मालिक भी तो होता है, एक तरीके से हेड कहे तो उस हेड को बोला जाता है भाई महासचिव। और इस महासचिव जो आज के टाइम पे है वो है भाई आप लोगों के एंटोनियो गुतेरियस। और ये कौन से देश के इस टाइम पे, ये पुर्तगाल के है। तो ये आप लोगों को थोड़ी जनरल नॉलेज वगैरह दे रहा हूँ मैं, याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ और भी भाई कर्मचारी जो है शामिल होते हैं इसमें, यानी कि और भी तो लोग होंगे, ऐसा थोड़ी है सिर्फ एक मेन लीडर ही काम करेगा, और भी बहुत सारे जो है कर्मचारी वगैरह यहाँ पे होते हैं सचिवालय के अंदर। अब ये जो महासचिव मैंने बताया है आप लोगों को, मेन हेड जो होता है यहाँ पे काम करने वाला, तो इसे भी कोई चुनता होगा। तो इसे भी भाई चुनता कौन है, महासभा ही चुनती है। और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, यानी कि हर 5 साल में जो है महासचिव चेंज होता रहता है। लेकिन सिर्फ महासभा का ही हाथ नहीं होता इसे चुनने में, सुरक्षा परिषद का भी हाथ होता है। यानी कि सुरक्षा परिषद जो है बोलता है और फिर मेन डिसीजन जो है ये लेती है महासभा। एक चीज और भाई याद रखिएगा, ये जो एंटोनियो गुतेरियस है भाई ये 9वें महासचिव है, यानी कि 8 इनसे पहले 8 जो है महासचिव ऑलरेडी बन चुके हैं, ये 9वें थे, पुर्तगाल के थे। और बने कब थे ये, 1 जनवरी 2022 में। चलो भाई आगे और देखते हैं। अब भाई ये सचिवालय जो है इसमें और क्या होता है भाई, ये जो यहाँ पे सारा ऑफिस वर्क तो देखा जाता है, सारा पेपर वर्क वगैरह सब होता ही है यहाँ पे। साथ ही साथ जो और भी कर्मचारी वगैरह होते हैं ना, जो छोटे मोटे कर्मचारी वहाँ पे काम वाम करते हैं, तो उन सबको भी भाई कौन चुनता है, यहीं पे ही चुना जाता है सचिवालय के अंदर ही। साथ ही साथ भाई यहाँ पे विश्व शांति से रिलेटेड जो है अभियान वगैरह चलाए जाते हैं, यानी कि काम वगैरह जो देखे जाते हैं विश्व शांति से रिलेटेड, क्योंकि यूएनओ का मेन ही काम भाई यही था, विश्व में शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना। तो आई होप भाई आप लोगों को 6 के 6 जो है यूएनओ के पार्ट समझ में आ गए होंगे, किसका क्या काम है, कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम है, यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं भाई यहाँ से, सबसे इंपॉर्टेंट ही यही था आप लोगों के चैप्टर में। अब बात करते हैं भाई आप लोगों के संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसीज के बारे में। ये जो आप लोगों का यूएनओ है, इसने भाई कुछ स्पेशल एजेंसीज भी बना रखी हैं। इन सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो भाई जैसे हमने पढ़ा था कि भाई सरकार होती है, सरकार किन 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों चीज़ों को हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं एक देश में। तो इसी टाइप से ये 6 अंगों से मिलकर क्या बना था, यूएनओ बना था। तो अब और भी जो छोटे मोटे काम जो होते होंगे ना, तो इन छोटे मोटे कामों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, छोटे छोटे डिपार्टमेंट बना रखे हैं, तो उन्हीं बोला गया है यहाँ पे यूएनओ की एजेंसीज। अब ये जो एजेंसीज वगैरह हैं, इसे भाई जो संयुक्त राष्ट्र है तुम्हारा, उसका जो संविधान, उसका जो चार्टर है, उसके अनुच्छेद 5 और 63 में बताया गया भाई इन एजेंसीज के बारे में। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ये आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए था। तो भाई एजेंसीज बहुत सारी हैं वैसे तो मैं आप लोगों को सारी नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आप लोगों को 13 या 14 एजेंसीज फटाफट पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि चैप्टर जो है बहुत बड़ा होता जा रहा है ये। तो भाई फर्स्ट एजेंसी है इसकी
खाद्य और कृषि संगठन, इंग्लिश में बोले तो भाई इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है भाई इस एजेंसी का काम क्या होगा, पूरे विश्व के लेवल पे खाद वगैरह से चीज़ें देखना, कृषि वगैरह से रिलेटेड जो है सारे काम धंधे वगैरह जो है इसी का काम होगा वो। तो भाई ये जो हमारा खाद्य एवं कृषि संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। लेकिन कब, जब यूएनओ में भाई पहला सत्र हुआ था, यानी कि पहली बैठक हुई होगी यूएनओ की, तब भाई इसकी स्थापना जो है की गई थी। और कहाँ पे हुआ था भाई ये पहला सत्र, ये हुआ था तुम्हारा भाई क्यूबेक सिटी में। ये कहाँ पे है भाई, कनाडा में। आप लोगों का एक चीज और याद रखना भाई, ये जो आप लोगों का खाद्य और कृषि संगठन है, इसका मुख्यालय जो है यानी कि मेन हेड ऑफिस जो है इसका, ये कहाँ कहाँ पे है भाई, आप लोगों का रोम में है और इटली में है। तो भाई काम तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है इसका काम क्या होगा। कृषि वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है देखना इसका मेन काम होगा। आप कृषि वगैरह से रिलेटेड ये देख क्यों रहा है, ताकि भाई ये भूखमरी को समाप्त कर सके। जो विश्व में भूख से इतने लोग मर रहे हैं, गरीबी आ रही है देशों में, कृषि वगैरह नहीं हो पा रही है, बहुत सी चीज़ें नुकसान हो रही है कृषि वगैरह से रिलेटेड, तो इस चीज़ को सब खत्म किया जा सके। जो किसान वगैरह आत्महत्या कर लेते हैं, इस चीज़ को खत्म करने के लिए ही इसको बनाया गया है, इस डिपार्टमेंट को। और क्या करता है भाई ये कृषि से रिलेटेड वानिकी, यानी कि वानिकी मतलब भाई माली वगैरह का जो काम करते हैं, साथ ही साथ मत्स्य यानी कि मछली वगैरह, तो मछली पालन वगैरह, तो ये सारे जो काम है, इन सारे कामों के लिए भाई क्या करता है ये खाद्य और कृषि संगठन, ये इन सारे कामों के लिए इन सब देशों में लोगों को भाई क्या करता है, आधुनिक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता है और उनकी मदद करता है परिवर्तन वगैरह करने में, ताकि भाई क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा भाई पोषण बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकास हो कृषि क्षेत्र में। पढ़ते हैं भाई दूसरी एजेंसी है, दूसरी एजेंसी का नाम है भाई आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इंग्लिश में बोले तो भाई इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई पहले तो ये उड्डयन का मतलब समझो, उड्डयन का मतलब होता है वैमानिकी। वैमानिकी मतलब भाई जो एरोप्लेन वगैरह उड़ाते हैं ना, या हवाई जहाज वगैरह आप बोल सकते हो, उसे जो उड़ाते हैं, तो उस वाले प्रोफेशन को भाई हिंदी में उड्डयन या वैमानिकी कहा जाता है। तो भाई इस वाले संगठन के नाम से भी समझ में आ रहा होगा इसका काम क्या है भाई, जो पूरे विश्व लेवल में जितने भी देश है उन सबका जो भाई वानिकी वाला काम है, वैमानिकी वगैरह वाला जो काम है, इन सबको हैंडल करता होगा, कंट्रोल करता होगा, देख रेख करता होगा, उसमें विकास करने की कोशिश करता होगा। तो इस संगठन की स्थापना कब हुई भाई, आप लोगों की 1944 में हो गई थी इसकी स्थापना। अब मेन काम क्या है भाई इसका, इसका काम है भाई हवाई मार्गदर्शन के सिद्धांत और तकनीक प्रदान करना। यानी कि भाई ये हवाई मार्गदर्शन यानी कि एयरप्लेन को उड़ाने से रिलेटेड, उनके रास्ते वगैरह से रिलेटेड भाई क्या क्या कानून होने चाहिए, क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, ये सब बताता है। साथ ही साथ भाई तकनीक वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड कराता है ये विमान वगैरह से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं भाई, इसका मुख्यालय जो है वो है आप लोगों का कनाडा में। कनाडा में भी किस जगह भाई, मॉन्ट्रियल में। या आप लोगों से ये जो बेसिक्स बातें आप पढ़ रहे हो ये कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में भी पूछी जाती है आप लोगों से। साथ ही साथ और भी भाई छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कि भाई ये क्या करता है, परिवहन की योजना वगैरह बनाता है, यानी कि आने जाने की सुविधा के लिए ये भाई प्लानिंग वगैरह भी करता है। साथ ही साथ इस चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए विकास करता है, इस चीज़ को बढ़ावा देता है, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। पढ़ते हैं भाई अपनी थर्ड एजेंसी है, उसका नाम क्या है भाई, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। नाम से ही समझ में आ रहा है भाई कृषि का विकास करने के लिए एक एजेंसी बना रखी है विश्व लेवल की, जो क्या करती है भाई फंड इकट्ठा करती है और उस फंड का यूज किस लिए करती है, कृषि विकास के लिए करती है। तो पढ़ते हैं भाई इसके बारे में भी थोड़ा सा। इसे इंग्लिश में भाई बोला जाता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो भाई इसकी स्थापना हुई थी 1977 में एक वित्तीय संस्थान के रूप में। वित्तीय संस्थान यानी वित्तीय मतलब होता है पैसा, तो पैसों से रिलेटेड संस्था है ये, तो मैंने आप लोगों को ऊपर ही पढ़ा दी। अब इसे भाई बनाया क्यों गया भाई, ये भी क्वेश्चन उठता होगा भाई आप लोगों के आसपास। हुआ क्या था भाई, 1970 के आसपास के दशक, जो 1970 का टाइम चल रहा था, इस टाइम पे भाई पूरे विश्व में जो है खाद्य संकट बहुत हो रहा था। यानी कि कृषि वगैरह से रिलेटेड जो है खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें की जो है कमी आ रही थी पूरे विश्व में। तो ऐसे में क्या हुआ भाई, 1974 में इन लोगों ने क्या करा, पूरे विश्व ने मिलकर एक सम्मेलन करा, एक प्रोग्राम रखा इस समस्या से निपटने के लिए। तो उस सम्मेलन के तहत ही भाई इसकी जो है स्थापना की गई 1977 में, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। और इसका काम क्या था मैंने आप लोगों को समझा ही दिया भाई, कृषि का विकास करने के लिए क्या करता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर
फंड इकट्ठा करता है, पैसा वगैरह इकट्ठा करता है और उस पैसे को वापस से क्या करता है, कृषि वगैरह में लगाता है सभी देशों को, ताकि भाई जो है तुम्हारा अकाल वगैरह ना आ सके, कुपोषण से लोग भाई मर ना सके, उनको खाने पीने की जो कमी कभी ना हो। खाद्यान्न मतलब होता है खाना पीना, ठीक है, खाने पीने की वस्तु वगैरह को कहते हैं। अब भाई ये जो सम्मेलन हुआ था 1974 में, इसमें भाई बातचीत वगैरह हुई। बातचीत के बाद भाई सामने निकल के आया कि भाई ये जो 1970 के दशक में जो इतना ज़्यादा खाने पीना की दिक्कत हो रही थी पूरे वर्ल्ड में, तो ये हो किस चीज़ की वजह से रही थी, ये भाई खाद्यान्न की सुरक्षा की वजह से नहीं, यानी कि खाने पीने की जो चीज़ें थी उसकी सुरक्षा करने की वजह से भी नहीं हुआ था, अकाल आया था उसकी वजह से भी नहीं हुआ था, और उत्पादन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं थी। मतलब इन सारी चीज़ों से ऐसा नहीं हुआ था जो खाने पीने की कमी होती थी। मेन दिक्कत क्या थी, मेन दिक्कत थी भाई गरीब थे, मोस्टली कंट्री उस टाइम पे गरीब थे, उन लोगों को भाई चीज़ें नहीं मिल रही हैं विकास करने के लिए, उन्हें भाई सामान नहीं मिल रहा, उन्हें बीज नहीं मिल रहा, उन्हें ज़मीनें में नहीं मिल रही कृषि वगैरह करने के लिए, तो ऑटोमेटिक खाने पीने की जो कमी आएगी। तो इस वजह से ये कोष का जो है निर्माण किया गया, और ये क्या करती है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है ताकि बेहतर से बेहतर कृषि वगैरह हो सके। पढ़ते हैं भाई अपना फोर्थ है भाई हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर भी किसके बारे में हम आगे डीप में पढ़ेंगे, तो नाम से समझ में आ रहा है भाई ये इसका काम क्या होता होगा। भाई ये जो लेबर वगैरह होती है ना, श्रमिक होते हैं, यानी ये काम धंधे वाले जो लोग होते हैं, काम जो करते हैं, ये उनकी देख रेख करता है, उनको भाई जो भी समस्या होती है उनका समाधान निकालता है, उनके लिए कानून वगैरह बनाता है, और रोजगार के अवसर वगैरह जो है इनको बढ़ाने की कोशिश करता है। इसको भाई इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका भाई मेन उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है भाई श्रम मानकों को निर्धारित करके सामाजिक न्याय तथा सभ्य कार्यों को बढ़ावा देना। इसका मेन उद्देश्य है भाई सबसे पहला कि ये श्रम मानकों को निर्धारित करता है। मानकों मतलब कि लिमिट्स, यानी कि काम वगैरह करने के लिए भाई रूल वगैरह जो है ये बनाता है, साथ ही साथ रूल बना के भाई क्या करता है, ये सामाजिक न्याय को बना के रखता है। ऐसा नहीं है भाई काम धंधे पे किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये सबकी देख रेख कौन करता है, ये सब यही करता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी काम धंधे में अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इन सबकी देख रेख वगैरह यही करता है। ये जो सारी कंपनीज वगैरह हैं इन सबको रूल में चलना पड़ता है कि भाई इतने घंटे की ड्यूटी करनी है, इतने यहाँ ऐसे करना है, सिक्योरिटी रखी जाती है कुछ कुछ जगह, आपने देखा भी होगा, नोटिस करा हो। तो ये सब कौन करवाता है, ये सब आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वगैरह जो है कराता है, ताकि भाई जो कार्य करने वाले जो लोग हैं उनके साथ गलत व्यवहार वगैरह ना हो, उन्हें भाई कुल्लू की बैल की तरह घिसा नहीं जाए। लेकिन फिर भी भाई आज के टाइम पे आप अपने आप को भी देखोगे, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, उनके साथ भाई ये सिचुएशन हो रही होगी आज के टाइम पे, उन्हें कुल्लू की बैल की तरह घिसना पड़ता है। अब वो भाई उन लोगों की मजबूरी है। तो चलो भाई ज़्यादा डीप में नहीं जाते, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इसके काम भाई मैंने आप लोगों को बता ही दिए कि ये क्या करता है, श्रम मानकों को निर्धारित करता है, यानी कि काम वगैरह से रिलेटेड रूल वगैरह बनाता है, रोजगार वगैरह को, रोजगार के जो अवसर है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने की कोशिश करता है। भाई सामाजिक सुरक्षा से मतलब ये है कि भाई काम धंधे पे किसी के साथ बुरा बर्ताव ना हो, भेदभाव वगैरह ये सब चीज़ ना हो। अब इसकी जो स्थापना हुई थी भाई, ये हुई थी आप लोगों की अक्टूबर 1919 में। कहाँ पे हुई थी भाई, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई थी, और वारसाय संधि के तहत ही हुई थी। ये चीज मैंने आप लोगों को ऊपर भी पढ़ाई थी, ध्यान हो तो आप लोगों को, जब मैं आप लोगों को लीग ऑफ नेशन के बारे में पढ़ा रहा था। तो और क्या है भाई, और भाई इसका मेन काम ही मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो श्रमिक वगैरह काम वगैरह से रिलेटेड जो है सारी चीज़ें हैंडल करता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को जो है काम पे नहीं रखा जाता। तो ये सब चीज़ें जो है ये कहाँ से आएंगी, ये सब इसी के काम है, यही हैंडल करता है, यही सब बताता है सभी देशों को कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा ये सब चीज़ें, तो ये सब इसी ही काम है। 1922 तक भाई इसने क्या क्या करा सब बता रखा है। तो यहाँ पे बता रखा है उद्योगों में कार्य करने के घंटे, यानी कि आप लोग भाई आप देखते हो कहीं कहीं पे 9 घंटे की ड्यूटी होती है, कहीं पे 8 घंटे की होती है, कहीं पे 12 घंटे की ड्यूटी होती है। वैसे मेनली जो इसने निर्धारित करी है वो 8 घंटे की ड्यूटी इन्हें बताई है, मेन जो इसने बताई है। तो ये सब सब कौन बना रहा है रूल वगैरह, तो ये सब इसके द्वारा ही बनाए गए हैं। साथ ही साथ बेरोजगारी जो है इस चीज़ को समाप्त करना। मातृत्व भाई मतलब मैंने लिख रखा है माँ बनने की जो अवस्था होती है उस टाइम पे भाई महिलाओं की सुरक्षा वगैरह करना, वो भी इसी की जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा
बहुत से जॉब्स वगैरह में, बहुत से काम में जो है आप लोगों को छुट्टी दे दी जाती है, या गवर्नमेंट जॉब वगैरह में भी आप देखोगे जो महिलाएं होती हैं जब वो माँ बनने वाली है तो उन्हें छुट्टी वगैरह जो है दे दी जाती है और इस चीज़ के भी उनके कोई पैसे वगैरह जो है नहीं काटे जाते। बहुत सी जॉब में आपने देखा होगा। तो कि ये रूल बनाया रखा है, और ये रूल वगैरह भाई कहाँ से आए हुए हैं, ये सब इसी के काम है। साथ ही साथ भाई क्या है, महिलाओं के लिए कार्य वगैरह वो भी निर्धारित कर रखे हैं कि भाई महिलाओं को इतने लिमिट में ये काम करवाना चाहिए, ऐसे ऐसे काम करवाना चाहिए। ये नहीं कि ज़्यादा उन पर प्रेशर डाल रहे, तो ये सब लिमिट्स वगैरह इसने निर्धारित कर रखी है। न्यूनतम आयु मैंने बताया आप लोगों को 14 वर्ष तक की आयु वगैरह, ये सब जो है किसने निर्धारित कर रखी है, किसने बता रखी है, ये सब इसी काम है। अब भाई मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया, इसकी स्थापना तो 1919 में ही हो गई थी, लेकिन भाई 1946 में जाके क्या हुआ, एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत भाई ये यूएनओ का पार्ट बन गई। और क्या करा भाई इसने इसने भाई ये 2000 अभी 19 गया आप लोगों को पता है। इसमें भाई इसने क्या करा, ये खुद तो भाई यूएनओ का एक डिपार्टमेंट है, इनने अपने अंदर एक छोटा सा डिपार्टमेंट और बना लिया वैश्विक आयोग के नाम से। भविष्य के कार्य पर वैश्विक आयोग, ये पूरा नाम है। इसने ये वाला डिपार्टमेंट बना लिया। ये किस लिए, ताकि भाई जो आने वाले काम वगैरह है और भी उसे अच्छे से किया जा सके, जो काम है भविष्य में जो होंगे उन्हें और बेहतर बनाया जा सके। यहाँ पे कुछ एडिशनल नॉलेज के लिए भाई आप लोगों के लिए मैंने लिख रखा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्य मैंने लिख रखे हैं, और ये चीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों को ऊपर पढ़ा ही चुका हूँ, बस इसे थोड़ा सा और अलग से लिख दिया गया है, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं भाई अपने फिफ्थ की ओर। फिफ्थ है भाई हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नाम से ही समझ में आ रहा है भाई ये क्या करता होगा, विश्व लेवल पे फंड वगैरह इकट्ठा करता होगा, यानी कि पैसे वगैरह इकट्ठा करता होगा। क्यों, ताकि भाई कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाए देशों के आगे, तो उन सब की मदद की जा सके पैसे वगैरह दे के। तो पैसा कहाँ से आएगा, तो ये सब क्या करता है, देशों वगैरह से ही इकट्ठा करता है। कोष जो है इन लोगों ने बना रखा है, फंड वगैरह बना रखा है। इंग्लिश में बोलें तो भाई इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस चीज़ को भी भाई आप याद रखिएगा। अब ये जो भाई हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसकी स्थापना कब हुई, तो भाई इसकी स्थापना जो हुई थी वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी। और ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्या होता है, तो ये अभी भाई आप टेंशन मत लो, अभी मैं आप लोगों को समझा भी नहीं रहा, क्योंकि भाई नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। यानी कि पूरा चैप्टर ही आप लोगों का ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के ऊपर है, और उसमें जो आप लोगों का ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो मैं इस वजह से वेल डिफाइन यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को ऊपरी ऊपरी पढ़ा रहा हूँ। अब भाई ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना तो हो गई थी, लेकिन ये हुई कब थी भाई, ये सारा टाइम पीरियड जो चल रहा था आप लोगों का 1945 के आसपास का जो है टाइम चल रहा था। इस टाइम पे भाई इसकी जो है नींव रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। और ये चीज़ भाई मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। ये क्या करता है भाई, पूरे विश्व के लेवल पर वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता है, यानी कि पैसों की व्यवस्था की देखरेख वगैरह करता है। साथ ही साथ भाई किसी को कोई मदद चाहिए, तकनीकी वगैरह सहायता प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई आपदा वगैरह भी आया था किसी देश में, अब उसे पैसे वगैरह की ज़रूरत है, तो वो भी ये प्रोवाइड वगैरह कराता है। इस वजह से ये पैसे वगैरह इकट्ठा करता है, यानी कि हर प्रॉब्लम्स के लिए पैसे वगैरह जो है प्रोवाइड कराता है देशों को। अगला है भाई हमारा विश्व बैंक, और आपने भाई इसके बारे में पढ़ा भी होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद वगैरह रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा मैं डीप में नहीं घुसूँगा, जस्ट ऊपर ऊपर पढ़ाऊँगा, क्योंकि विश्व बैंक जो है ये भी आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से वेल डिफाइन किया गया है, तो वहाँ आप पढ़ लीजिएगा। तो नाम से समझ में आ रहा है ये क्या है भाई, पूरे विश्व का बैंक है, यानी कि पूरे विश्व में जो है पैसे वैसों की देख रेख वगैरह जो है सब करता है, पैसों पे कंट्रोलेशन रखता है, सब पैसों का लेन देन कैसा होना चाहिए, इन सब का भी सारा कंट्रोलेशन जो है कौन देखता है, यही देखता है विश्व बैंक। अब ये जो विश्व बैंक है भाई, इसे भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है इसके तहत ही 1945 में जो है इसकी नींव रखी गई थी विश्व बैंक की। बाकी भाई डीप में मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा, फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत ही भाई 1945 में इसकी नींव रखी गई थी, इसकी स्थापना की गई थी विश्व बैंक की। और भाई यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ये भी भाई इसका दूसरा नाम है विश्व बैंक का, तो इस चीज़ को भी भाई याद रखना। कहीं पे ये लिखा आ जा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, तो समझ जाना विश्व बैंक के बारे में पूछ रहा है। इंग्लिश में बोले तो भाई इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो याद रखना इस चीज़ को। इस चीज़ की नींव कब रखी गई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1945 में इसकी नींव जो है रखी गई थी। अब ये विश्व बैंक का काम क्या है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को मोटा मोटे तौर पर बता दिया है, बट फिर भी यहाँ पे बता रखा है कि भाई ये मानवीय विकास के लिए काम करता है, यानी कि देशों में शिक्षा वगैरह आ सके, स्वास्थ्य वगैरह आ सके, बढ़िया हो सके, उस चीज़ के लिए काम कर सकता है। कृषि वगैरह बढ़िया हो सके, ग्रामीण यानी कि गांव वगैरह का विकास अच्छा हो सके देशों के अंदर, सभी देशों के अंदर।
पर्यावरण की सुरक्षा वगैरह अच्छी रह सके। तो इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे मुद्दों से रिलेटेड ये जो है काम करता है, पैसों की देख रेख करता है और पैसे प्रोवाइड कराता है, ब्याज वगैरह देता है। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें भी आप याद रख लीजिएगा। पढ़ते हैं भाई 7वां है आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंग्लिश में बोले तो भाई इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो नाम से समझ में आ रहा है भाई इसका काम क्या होगा। समुद्र में भाई जो जहाज़ों का आना जाना होगा, इन सब पे कंट्रोलेशन वगैरह जो है, इस सब का काम इसी का होगा। मेनली देखा जाए तो समुद्र पे कंट्रोल रखने का काम इसका होगा, समुद्र की देखरेख करने का काम इसका होगा। तो भाई ये भी एक तरीके की विशेष एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र संघ की, और इसका जो काम है भाई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा में सुधार करना, यानी कि जो एक देश से दूसरे देश में भाई सामान वगैरह जाता है, इसकी सुरक्षा बेहतर से बेहतर करता है, ताकि भाई जो बीच रास्ते में कोई लुटेरे वगैरह आके ना लूट के ले जाए सामान वगैरह, मतलब कि पूरे तरीके से समुद्र पे कंट्रोल रखता है, उनकी देख वगैरह करता है। साथ ही साथ क्या करता है भाई, जहाज़ों द्वारा होने वाले प्रदूषण वगैरह जो है उसको रोकने के लिए भी काम करता है ये। साथ ही साथ जो समुद्र व्यापार, समुद्र के सहारे जो व्यापार वगैरह होता है, उन मार्गों पे भी भाई थोड़ा बहुत कंट्रोलेशन अपना रखता है ये, उसकी देख रेख करने की कोशिश करता है, उन पे नियम कायदे कानून रूल वगैरह लगाता है, टैक्स वगैरह उन पे लगाता है। पढ़ते हैं भाई अपना 8वां है हमारा भाई अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, इंग्लिश में बोले तो भाई इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। दूरसंचार का भाई आप लोगों को मतलब पता ही होगा, सूचना एवं संचार वगैरह से रिलेटेड होता है दूरसंचार का मतलब, यानी कि आप लोग भाई ये इंटरनेट वगैरह का यूज़ कर रहे हो, टीवी वगैरह देख रहे हो, या किसी से कॉल वगैरह पे बात कर रहे हो, ये सोशल मीडिया वगैरह यूज़ कर लेते हो, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेते हो, तो इन सबको हम दूरसंचार बोल सकते हैं। तो इसका मेन काम क्या होगा भाई, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड भाई काम ये करता होगा। अब ये जो भाई एजेंसी है, ये सबसे पुरानी एजेंसी में से एक है। ठीक है भाई, ये सबसे पुरानी एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी जो एजेंसी अगर किसी बोलेंगे तो हम इसे बोलेंगे। और इसकी स्थापना कब हो गई थी, देख लो भाई कितनी पुरानी, मतलब जब कभी कुछ था ही नहीं तब इसकी स्थापना हो गई थी 1865 में। बाद में इसे भाई यूएनओ जब बना तो इसमें जोड़ लिया गया, तो एक तरीके से बहुत पुरानी हो गई थी इसके भाई पहले स्थापना। और इसका जो भाई इस मुख्यालय है या हेड ऑफिस वगैरह हम बोले तो वो कहाँ है भाई, इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलो अब इसके थोड़े काम वगैरह भी दे रखे हैं मैंने यहाँ पे, वो काम देख लेते हैं इसके दूरसंचार संगठन के काम। तो भाई पहला काम है इसका, वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम एवं उपग्रह कक्षाएं आवंटित करता है। यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज बोलूँ मैं आप लोगों को, जो रेडियो वगैरह से रिलेटेड है ना, उन सब की देख रेख भी ये करता है। उपग्रह यानी कि भाई सैटेलाइट वगैरह से जो भाई बातचीत वगैरह आप लोग कर पाते हो, जो इंटरनेट वगैरह ये सब हो रहा है, ये सब किसके थ्रू हो रहा है, ये सैटेलाइट वगैरह के थ्रू हो रहा है, उपग्रह की वजह से हो रहा है। तो इन सब का भी देख रेख वगैरह जो है कौन करता है, यही संगठन करता है। अगला काम है भाई इसका, ये तकनीकी मानकों को विकसित करता है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए भाई कायदे कानून नियम वगैरह ये सब बनाता है, ताकि भाई नेटवर्क और टेक्नोलॉजी जो है और ज़्यादा बेहतर होती चली जाए। साथ ही साथ और क्या काम करता है भाई, मान लो किसी देश में या किसी जगह पे सूचना और संचार की तकनीक है ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाई, तो वहाँ पे भाई पहुंचाने का प्रयास करता है ये। पढ़ते हैं भाई नेक्स्ट 9वां, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। तो इसके बारे में भाई आपने 12th वगैरह में अच्छे से पढ़ा होगा, थोड़ा और यहाँ पे पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर वगैरह में पूछे तो आप इसमें लिख सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, पेपर में वैसे आप लोगों से एजेंसीज वगैरह बहुत शॉर्ट पॉइंट्स वगैरह में पूछी जाएंगी, ऐसे नहीं पूछेंगे आप लोगों से। अब इन्हें पढ़ा मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि भाई ये जो है इनके बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये यूएनओ का पार्ट है और इनको जो है एडिशनल नॉलेज के रूप में आप पेपर में यूज़ कर सकते हो, इस वजह से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। बाकी इन लोगों से मेरे को नहीं लगता ये क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे बनेगा, और ना ही बनते हैं। तो इंग्लिश में भाई यूनेस्को जो है, इसको फुल नेम क्या है भाई, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई इसकी स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की, ये भी याद रखना, 4 नवंबर 1946 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और ये भी यूएनओ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एजेंसी है। इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा भाई इसका काम क्या है भाई, शिक्षा से रिलेटेड इसका काम है, विज्ञान वगैरह से रिलेटेड काम है, संस्कृति को बनाए रखना, सब संस्कृति की कदर करना, उनका सम्मान करना इसका काम है। इसका मुख्यालय भाई आप लोगों को यहाँ बता रखा है, मुख्यालय है इसका फ्रांस के पेरिस में, इसका मेन हेड ऑफिस है। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो है भाई इसका शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज, मानव विज्ञान, संस्कृति तथा संचार को उन्नत करना, यानी कि शिक्षा को सभी देशों में बेहतर करना,
प्राकृतिक विज्ञान यानी कि प्रकृति से रिलेटेड साइंस को जो है और अच्छा बनाना, समाज वगैरह जो है सामाजिक सुविधा वगैरह अच्छी बनाना, मानव का विज्ञान यानी कि मानव के विज्ञान में भी और तरक्की करना, और सभी देशों की संस्कृति और संचार में और ज़्यादा उन्नति लाना, उन्हें बढ़िया करना, उनका विकास करना, ये सारा काम जो है यूनेस्को का है। और क्या करता है भाई यूनेस्को? यूनेस्को ने भाई क्या करा है, जब से इसकी स्थापना हुई है इनने भाई जो सदस्य देश हैं इसके, उनके बीच भाई शिक्षा जो है उन्हें बेहतर करने की कोशिश की है, टेक्नोलॉजी को बेहतर करने की कोशिश की है। साथ ही साथ इनने भाई जो जितने भी देश हैं उन सबको शिक्षा से रिलेटेड ट्रेनिंग देने की कोशिश की है, ताकि भाई वहाँ पे अच्छी जो है पढ़ाई हो सके, उन सब में देशों में पढ़ाई बढ़िया हो सके। साथ ही साथ स्वतंत्र मीडिया को बनाए रखने की इसने कोशिश की है, यानी कि मीडिया पे किसी का भी दबाव ना हो, किसी भी पॉलिटिशियन वगैरह का या किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पावर का, तो ये उसने प्रयास किए हैं, उसके लिए कार्य वगैरह करता है ये। यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज और दे रखी है, इनमें से भाई आप लोग पढ़ सकते हैं। सदस्य देश इसके जो हैं वो है 193। स्थापना मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, मुख्यालय भी आप लोगों को बता चुका हूँ। बाकी जो इसके भाई मेन बंदे हैं, महानिदेशक जिसे आप बोल सकते हो, यानी कि मेन जो काम संभालते हैं सारा, जो ऑफिस में मेन जो हेड होते हैं, वो है इनके भाई आंड्रे ओजेले। तो इनका भी नाम अगर याद रखना हो आप रख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ये जस्ट फॉर आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए था। बाकी उद्देश्य भाई आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं। बाकी ये उद्देश्य मैंने आप लोगों को ऊपर अच्छे से पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं, बाकी आप खुद से भी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। पढ़ते हैं भाई 10वां है हमारा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। नाम से ही समझ में आ रहा है भाई इसका काम क्या होगा, सभी देशों में भाई उद्योग के विकास को, यानी कि फैक्ट्री वगैरह के, कंपनी वगैरह के विकास को और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाए रखना, उनके लिए कायदे कानून नियम वगैरह बनाना, उनकी मदद करना, ताकि जो है सब में विकास हो सके सभी देशों का। तो इसको भाई इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका काम भाई मैंने आप लोगों को बता दिया, इसका मेन काम जो है वो है उद्योगों का विकास करना, फैक्ट्रियों कंपनियों का विकास करना, ताकि भाई देशों की गरीबी वगैरह कम हो सके, वहाँ पे जो है पर्यावरण की जो स्थिति है वो सब बेहतर हो सके, और भी सभी सेक्टर में तरक्की हो सके। पढ़ते हैं भाई अपना 11वां जो है एजेंसी है वो है हमारी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, WTO, आपने इसका नाम भी सुना होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है आप लोगों का। इसका काम ही यही होगा भाई, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो है सारे काम देखता है पूरे विश्व में। इंग्लिश में बोले तो भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका मेन काम जो है वो है आप लोगों का हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें देखता है। तो भाई इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आप लोगों की 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, ये चीज़ भी याद रखिएगा। और इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो है आप लोगों का जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब इसके बस कार्य वगैरह पढ़ लेते हैं, वैसे आप लिख दोगे, इन्हें रट्टी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा, इतना तो नाम से ही समझ में आ जाएगा। नाम से रिलेट करके रखोगे तो सब चीज़ें याद रहेंगी। और ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है जो मैंने पॉइंट्स लिखे सिर्फ ये लिखना है, आपके माइंड में उनसे रिलेटेड जो बातें आ रही है लिख देना, बस छोड़ना मत, क्योंकि मैं आप लोगों को चीज़ें समझाते चल रहा हूँ। नाम से रिलेट करो, आपके माइंड में ऑटोमेटिक चीज़ें बनेंगी और आप वो सब भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ इसमें आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं की जाती है बुक्स वगैरह में। तो भाई कार्य देख लेते हैं इसका। जो हमारा WTO है, इसका पहला कार्य है भाई, जो विश्व में जितने भी रोग होते हैं, रोग में यानी कि बीमारी वगैरह होती है, उस पर रोकथाम करना, उसका रोकना और उस पर कंट्रोल करना, तो इसका एक मेन काम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई कोरोना वायरस वगैरह आया था आज के टाइम पे, तो उसकी रोकथाम वगैरह में इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी सभी देशों की। साथ ही साथ और पढ़ते हैं भाई काम जैव चिकित्सा अनुसंधान। भाई जो बीमारी वगैरह से रिलेटेड या डॉक्टर वगैरह से रिलेटेड या बीमारियों के इलाज वगैरह से रिलेटेड रिसर्च वगैरह होती है ना, तो वो रिसर्च में भाई ये जो है काम करता है, उससे रिलेटेड हेल्प करता है भाई, प्रोवाइड कराता है साइंटिस्ट वगैरह को, चीज़ें वगैरह जो है उसमें हेल्प करता है बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह में। और क्या काम है भाई इसका, अन्य संगठनों के साथ सहयोग करता है, यानी कि और भी जितने भी संगठन हमने पढ़े हैं या एजेंसीज वगैरह पढ़ी है उन सब के साथ भी तालमेल बना के रखता है, तभी काम हो पाएगा भाई। ऑटोमेटिक सारे ही आपस में जो है तालमेल बना के रखते हैं। फोर्थ है भाई स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना, यानी कि सभी देशों में भाई स्वास्थ्य सेवा अच्छी से अच्छी हो सके, इस चीज़ के लिए भी भाई काम ये करता है। महामारियों का उन्मूलन करना, यानी कि महामारी अगर मान लो आगे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस आया था, ये चिकन पॉक्स वगैरह पहले फैला था, तो इन जैसी बीमारियों को भाई कम करने का प्रयास करना, हो ना सके इन सबको ख़त्म करने का प्रयास करना। और क्या है भाई, पारिवारिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का भी काम करता है, यानी कि हर परिवार में जो है स्वस्थ बढ़िया होना चाहिए, सभी लोग जो है तंदुरुस्त होने चाहिए,
इस चीज़ को भी भाई थोड़ा बहुत ख्याल रखने की कोशिश करता है। और 7वां पॉइंट में भाई मैंने आप लोगों को बता दिया है ऑलरेडी ऊपर, जो वर्तमान में कोविड-19 आया था, महामारी जो आई थी, उसको रोकने का प्रयास करता है, उसको पता लगाने का प्रयास करता है, उसका टीकाकरण करने का भी प्रयास इसी ने ही करा था। यानी कि पूरे विश्व में जो वैक्सीन वगैरह लगाई गई थी वो भी किसके द्वारा की गई थी, वो इसी के द्वारा किया गया था। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। 12वां भी पढ़ लेते हैं भाई आप लोगों का, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, तो भाई ये एक सम्मेलन था जिसे हम अंकटाड भी कहते हैं। ये आपने 12th क्लास में 100% पढ़ा होगा, तो नाम से ही समझ में आ रहा है ये एक सम्मेलन किया गया था। और किस लिए किया गया था, ताकि भाई जो विकासशील देश हैं, जो छोटे देश हैं, उनमें व्यापार हो सके, उनका विकास जो है बेहतर हो सके। और काम क्या है भाई इसका, व्यापार, निवेश, वित्तीय, प्रौद्योगिकी मतलब भाई टेक्नोलॉजी, निवेश मतलब कि भाई खर्च करना, और वित्तीय मतलब भाई पैसों से रिलेटेड। तो इन सब में भाई क्या करता है, ये सतत विकास करने में मदद करता है। इन सब चीज़ों में सतत विकास मैंने ऊपर आप लोगों को बता रहा था, ऐसा विकास करना जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाए, ऐसा विकास करना, ना कि भाई हमने सिर्फ विकास कर लिया और ये हमारे तक ही रह गया, दूसरी पीढ़ियों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो रहा है। इसका जो मुख्यालय है भाई ये भी आप लोगों का जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये चीज़ भी आप याद रखना, और ज़्यादा आप लोगों को इसमें डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा और बता देता हूँ इसमें एडिशनल नॉलेज में आप लोगों को, अंकटाड सम्मेलन आपने वहाँ पढ़ा होगा 12th क्लास में। थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। जब आप लोगों का जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ जब विघटन हो गया था, तो 15 नए देश जो हैं वो निकल के आए थे जब सोवियत संघ विघटन हो गया था। तो इन 15 देशों की स्थिति सुधारने का काम भी किसने करा था, अंकटाड वगैरह के सम्मेलन के द्वारा किया गया था। 13वां देख लेते हैं भाई। 13वां है आप लोगों का संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। तो नाम से ही समझ में आ रहा है भाई इसका काम क्या है भाई, मादक पदार्थ यानी कि ड्रग्स वगैरह जो होते हैं, इन सब के कंट्रोलेशन पर जो काम करता है, ये वो वाला डिपार्टमेंट है। साथ ही साथ जो जुर्म, अपराध वगैरह कुछ भी होते हैं, उन सब का भी कंट्रोलेशन ये डिपार्टमेंट करता है। इंग्लिश में बोले तो भाई यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। और इसका काम भाई मैंने आप लोगों को समझा ही दिया। ये क्या करता होगा भाई, मादक पदार्थ यानी कि ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड, क्राइम वगैरह से रिलेटेड जो है उनके खिलाफ काम करने की कोशिश करता है, ताकि भाई ड्रग्स वगैरह ना फैले, क्राइम वगैरह जो है पूरे विश्व में ना हो। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, आप लोगों को 1997 में हुई थी। ये जो बेसिक पॉइंट है थोड़ा बहुत याद रखना। और क्या करता है भाई, ये जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, जो क्राइम्स वगैरह होते हैं, आतंकवाद जो होते हैं, इन सब से लड़ने में भाई क्या करता है, जितने भी देश हैं, सदस्य देश 193, इन सब की हेल्प करता है, मदद करता है इन सब में लड़ने में। पढ़ते हैं भाई अपना आखिरी, आई थिंक ये 14वां, तो इसे भी भाई पढ़ लेते हैं फटाफट। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय। तो नाम से समझ में आ रहा है भाई, शरणार्थी का मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जो एक देश से दूसरे देश में आके बच जाते हैं उन लोगों को बोला जाता है शरणार्थी। अब ज़रूरी नहीं है भाई इंटेंशनली आके अगर कोई बस रहा तो उसे शरणार्थी नहीं कहेंगे। यानी कि मान लो नेपाल में मान लो कोई भूकंप वगैरह आ गया, बहुत तबाही मच गई, तो वहाँ से लोग भाई बचने के लिए भारत में आ गए, तो उन्हें शरणार्थी बोला जाएगा। बांग्लादेश से लोग आए थे, मैंने तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th क्लास वगैरह में, जब बांग्लादेश बना था तो बांग्लादेश से लोग आए थे, तो उन्हें बोला जाता है शरणार्थी। तो बेसिकली जो आपातकालीन सिचुएशन में दूसरे देश से आ जाते हैं उन्हें बोला जाता है शरणार्थी। अब ऐसे लोग भाई घर बार सब छोड़ के आ गए हैं, इन सब का लिए भी तो कुछ होना चाहिए, इनकी सुविधाएं वगैरह के लिए, इनका ख्याल रखने के लिए भी कोई डिपार्टमेंट होना ज़रूरी है। तो इस वजह से ये डिपार्टमेंट जो है बनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई भाई, आप लोगों की 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, ये चीज़ याद रखिएगा। इसका मेन उद्देश्य है भाई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के जो देश था, मतलब जो यूरोप है, यूरोप महाद्वीप, उसमें बहुत सारे देश हैं, वहाँ पे मेनली तबाही हो चुकी थी पूरी, तो वहाँ के लोग जो हैं भाई बहुत से पलायन कर चुके थे, यानी कि एक देश से दूसरे देश में इधर उधर चले गए थे, क्योंकि उनके तो सब घर भर सब टूट गया, सब खत्म हो गया। तो उन सबके मदद करने के लिए भाई जो है इसका मेनली निर्माण किया गया था। अब भाई इनने काम इतना अच्छा करा उन लोगों की स्थिति सुधारने के लिए कि इसे भाई 1954 में क्या हुआ, नोबल शांति पुरस्कार दिया गया। तो भाई ये चीज़ भी याद रखना, 1954 में इसे अच्छे काम करने के लिए, यूरोप में इन्हें बहुत अच्छा काम करा, उन सारे लोगों की जो है स्थिति सुधार दी, तो इस चीज़ के लिए इसे नोबल शांति पुरस्कार जो है दिया गया था। और भाई 21वीं सदी यानी कि आज का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे भाई अफ्रीका के लोग जो है शरणार्थी बन चुके हैं, या मध्य एशिया के लोग जो शरणार्थी बन चुके हैं,
इसमें भी भाई इसने जो है बहुत मदद करी है उन लोगों की। और साथ ही साथ भाई क्या करता है, जो आंतरिक संघर्ष यानी कि देश में जो वाद विवाद हो जाते हैं, लोग एक दूसरे से लड़ भिड़ बैठते हैं, इसके कारण भी भाई जो बहुत से लोग एक देश से दूसरे देश में इधर उधर चले जाते हैं, इस चीज़ के कारण भी भाई जो लोग विस्थापित हो जाते हैं उनकी मदद करता है ये वाला संगठन, आप कह सकते हो, ये एजेंसी कह सकते हो। तो आई होप भाई आप लोगों को जो है पूरा यूएनओ की एजेंसीज, यूएनओ के पार्ट और यूएनओ क्या है उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके सिद्धांत वगैरह। तो ये आप लोगों का कंप्लीट चैप्टर जो है फिनिश हो गया है। तो आप लोगों को भाई इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप लोग नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं। नोट्स वगैरह का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। और मेरी टीचिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे मोटिवेट करने के लिए। और अगर कुछ कमी हो तो प्लीज़ वो भी बताना, ताकि मैं उसे जो है नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में उसे और बेहतर कर सकूँ। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।